इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, मध्य प्रदेश में 10 क्वेश्चन आने हैं, अपना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपन लेके आएंगे तुम्हारे लिए क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन ए सिंगल वीडियो। कर लेना, मैक्सिमम चांस है हमने पूरी कोशिश करेंगे ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी पोर्शन में से आए। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को। 10 क्वेश्चन है, गलत एक भी नहीं करना अपने को। अब यहां पे देखिए, ये है हमारे क्या पार्ट्स क्या है, भारतीय संविधान को हमने 25 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, जो आपकी रोमन भाषा में मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 4A भी है जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, वो बाद में ऐड किया है। ओके, याद रखना यहाँ पे आपको ऐसे देखा मिलेगा ना, A मिलेगा, B मिलेगा, वो हमारा अमेंडमेंट के द्वारा बाद में ऐड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं पहले पार्ट की, ओके, पहले पार्ट में भैया क्या बताया गया, तो पहला पार्ट डील करता है यूनियन एंड टेरिटरी। देखो यहाँ पे मैंने आर्टिकल बताए हुए, हम पहले बाद में समझ लेते हैं, बाद में आर्टिकल भी ध्यान से करेंगे। तो 1 से 4 हमारा फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करता है। दूसरा बात करता है सिटीजनशिप, नागरिकता। 5 से 11 ये हमने कॉन्सेप्ट कहां से लिया, यूके से। ओके, तीसरा है हमारा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। आर्टिकल है हमारा 12 से 35, कहां से लिया कॉन्सेप्ट फंडामेंटल राइट, हमने ये लिया है यूएसए से। ओके, आगे हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल हमारा 36 से 51, ये कॉन्सेप्ट कहां लिया, आयरलैंड से। ओके, डीपीएसपी आयरलैंड, लास्ट में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो ऐसे भी कर सकते। वैसे भी डी इंग्लिश अल्फाबेट में कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है, तो ABCD, तो यहाँ पे पार्ट भी 4 आ रहा है। ओके, 5 पार्ट से पहले हम जा रखेंगे, यहाँ पे 4A आता है, जो हमारा बाद में ऐड किया था, कौन सी अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट से, जो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटी की। अगर आर्टिकल की बात करें तो उसका आर्टिकल होता है 51A। ओके, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। 5वें पार्ट के कुछ चैप्टर्स है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। ओके, पहले पार्ट की बात करेंगे। पहले चैप्टर 1 में एग्जीक्यूटिव बात करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ओके, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल चलता है हमारा 52 से लेकर 62 तक, और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें आर्टिकल चलता है 63 से लेकर 73 तक, तो इसको ध्यान रखना। उसके बाद पार्लियामेंट की बात करते हैं, जो आपका सेंट्रल लेजिस्लेचर है, आर्टिकल नंबर 79 से 122। ओके, इसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ओके, जिसमें ऑर्डिनेंस आता है आर्टिकल 123। चैप्टर 4 यूनियन जुडिशरी, आर्टिकल नंबर 124, 147, यहाँ पे हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ओके, ये सब आर्टिकल आपके इससे लिंक करते हैं। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 5, आपके 5th पार्ट का, ये बात करता है कैग की। ओके, आर्टिकल नंबर 140 से लेके 151 तक। ओके, कैग होता है क्या, बेसिक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये क्या करता है, जो भी देश का पैसा होता है उसका जो भी हिसाब था वो, उसको ये क्या करता है, ऑडिट करता है। कौन, कैग। ओके, अब आगे चलते हैं। और याद रखना, जो कैग होता है, कैग की क्वेश्चन आता है कि गार्डियन ऑफ इंडियन पर्स किससे कहा जाता है, वो कैग ही होता है। ओके, या इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि जो कैग की रिपोर्ट होती है उसको रिव्यू कौन करता है, वो कौन करता है, वो करता है हमारा पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं। पार्लियामेंट में 2 तरह की कमेटी होती है, एडहॉक होती है, स्टैंडिंग होती है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी आपकी स्टैंडिंग कमेटी में से एक होती है। ओके, अगर आते हैं 6, देखो 5वें पार्ट में बात करते हैं यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम बात करेंगे आपके 6ठे पार्ट की, यहाँ पे बात की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर की, स्टेट एग्जीक्यूटिव की, तो सेम चलेगा। आप देखिए, थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, जो बात यहाँ पे की गई वो बात यहाँ पे स्टेट के लिए की गई। चैप्टर 1 नॉर्मल बात की जाती है, चैप्टर 2 में एग्जीक्यूटिव, चैप्टर 3 स्टेट लेजिस्लेचर, चैप्टर 4 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर। जैसे यहाँ की लेजिस्लेटिव पावर क्या, ऑर्डिनेंस कौन लेके आता है, हमारा प्रेसिडेंट, और यहाँ पे कि गवर्नर ऑर्डिनेंस लेके आता है, तो उसकी ये पावर 213 में बताया गया। इसके अलावा चैप्टर 5 में हाई कोर्ट के बारे में बात की, और यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट की बात की थी। हाई कोर्ट आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक। ओके, ऐसे चैप्टर 6 है सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करते हैं, यहाँ पे एक चैप्टर आपका बढ़ जाएगा, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट का ऐड हो जाता है। उसके बाद पार्ट 7 है। देखो पार्ट 7 हमारा संविधान में अपना हटा दिया गया। देखो पहले बात समझना, स्टार्टिंग में जब हमारा नया संविधान बना था 22 पार्ट थे, बाद में कितने को 25 हो गए। अब इसमें से उड़ा कौन सा, जो 7th पार्ट है, ये क्या हुआ, माइनस हुआ है, इसको भूलना नहीं है। लेकिन इसके अलावा 4 पार्ट है जो हमारे ऐड भी किए, जिसमें कौन कौन सा आता है, 4th आता है, इसके अलावा 9A आता है, 9B आता है, और इसके अलावा 14 आपका यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए DC और 14A, ये भी आपका बाद में ऐड किया गया। तो समझिएगा, तो 14A पार्ट हमारा
4 पार्ट बाद में ऐड की, एक माइनस हुआ तो 3 टोटल हो गए, तो 22 में 3 प्लस के 25 हमारे टोटल पार्ट बन जाएंगे। ओके, एक बात समझना, अगर आपसे बोले हमारा जो लास्ट पार्ट है वो अभी भी रोमन का पार्ट है, ओके, रोमन नंबर मिलेगा, ठीक है जी। जो हमारे बाकी जो पार्ट हुए इस तरह ऐड हुए 4A 9A 9B या फिर आपको 14A, ओके, ये आपने भूलना नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 7th पार्ट हमारा हटा देगा कौन से अपना अमेंडमेंट से, ये आपका 7th अमेंडमेंट से हमारा 7th पार्ट हटा दिया गया है भारतीय संविधान से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आइए, आगे हमारा 8th पार्ट है, ये बात करते हैं किसके बारे में, यूनियन टेरिटरी, यूटी के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 239 से लेकर 242। ओके, इसके अलावा हमारा यू कैन से यहाँ पे पंचायत के बारे में बात की जाती है, और इसके अलावा 9th में म्यूनसिपालिटी की पंचायत, आपको बोला जाए 73rd अमेंडमेंट इससे जुड़ा हुआ है, किससे, पंचायत से। उसी तरह ही म्यूनसिपालिटी से 74th अमेंडमेंट जुड़ा हुआ है। और याद रखना 73rd अमेंडमेंट से हमारा 11th शेड्यूल भी ऐड किया गया भारतीय संविधान में, और 74th अमेंडमेंट से 12th शेड्यूल आपका ऐड किया किसमें, भारतीय संविधान में, भारतीय शेड्यूल में। ओके, इस बात को ध्यान रखना। इसके अलावा 9B पे आते हैं, तो कॉर्पोरेट सोसाइटी की बात करते हैं, तो इसका आपका अमेंडमेंट आता है 97 अमेंडमेंट, ओके, ये बोलना नहीं है आपने। इसके अलावा 10th आता हमारा शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, इसके बारे में बात की जाती है। 11 हमारा रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, आर्टिकल हमारा 245 से 263। उसके अलावा हमारा 12 आता है, इसमें हमें चैप्टर मिलते हैं। चैप्टर 1 में लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात की जाती है सेंट्रल स्टेट में, उसके बाद एडमिन रिलेशन की बात की जाती है, और तीसरा आपका फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, इसके बारे में बात की जाती है। आर्टिकल यहाँ पे आपके बताएंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा। अब ये देखिए आपका 300 आप समझिएगा, 300A हमारा बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी की। क्या बात करता है, राइट टू प्रॉपर्टी की, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, ये आपने याद रखना। पहले ये क्या था, पहले ये फंडामेंटल राइट था, है ना, फंडामेंटल राइट था। कौन सा आर्टिकल था इसका, आर्टिकल 31, लेकिन अभी क्या है, अब ये 300A में मूव कर दिया गया, तो ये आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ध्यान रखना। इसके बाद हमारा अगले पार्ट पे आता है ट्रेड, कमर्स है इंटरकोर्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना, तो इसके बारे में बात की जाती है आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। 14 पे आते हैं सर्विस अंडर यूनियन स्टेट, इसकी बात की जाती है आर्टिकल 308 से 323। इसके बाद 14A जो बाद में ऐड किया सर्विस और पब्लिक सर्विस कमीशन, ये देखिए 308 से 314 और 315 से 323। ओके, ट्रिब्यूनल में हमारी बाद में ऐड की 323A 323B, और लास्ट में हमारा बात की इलेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे 324 से लेकर 329 से, और याद रखना 324 में हमारे कौन सा आर्टिकल था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात की जाती है, ये आपने ध्यान रखना। अब हम इन सभी आर्टिकल्स को ध्यान से पढ़ेंगे भी। ओके, अभी मेरा मेन मकसद क्या है, पहले आपको बता दे कौन से पार्ट में क्या आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब आगे चलिए, आगे है हमारा पार्ट नंबर, ये देखिए 16 अपना स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। ओके, इसके बारे में बात की है 330 से लेकर 342 तक। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज 343, यहाँ पे देखो बात की जाती है 343 में कि हमारे जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन है वो कौन सी होगी, वो हिंदी होगी। तो ये कौन बोलता है, ये आर्टिकल 343 बोलता है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 4 पार्ट है। चैप्टर 1 में लैंग्वेज ऑफ यूनियन, चैप्टर 2 रीजनल लैंग्वेज, ओके, चैप्टर 3 लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड चैप्टर 4 स्पेशल डायरेक्टिव। तो इसको आपने ध्यान रखना है। ओके, अगर मैं बात करता हूँ सुप्रीम कोर्ट की पावर की या सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज में कौन सी होती है, नॉर्मली बताया गया आपका इंग्लिश। ओके, तो इसके ऊपर आपके कई केसेस भी आए हैं, अभी रिसेंटली केस आया है ना, तो चलता रहता है, ये मुद्दा है, इसको भी अपन देखेंगे। चलिए अब आगे आते हैं, अब अगले पार्ट पे आते हैं। यहाँ बात की इमरजेंसी प्रोविजन की, तो इमरजेंसी प्रोविजन की यहाँ पे बात की गई। हमको पता होना चाहिए भारतीय संविधान में कितनी तरह की इमरजेंसी है, तो हमारा जो आंसर है तुरंत आना चाहिए, 3 तरह की इमरजेंसी है। कौन कौन सी, नेशनल इमरजेंसी, ओके, स्टेट इमरजेंसी, और लास्ट में हमारा क्या था, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल कहाँ है, वो 352 360 के बीच में होते हैं, 352 356 और 360। ओके, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 368। ओके, हमारे आर्टिकल 368 में बताया गया है कि 2 तरह की में जो आपके अमेंडमेंट की जाती है। अमेंडमेंट मतलब संविधान को चेंज करना, बदलाव करना। आपने देखा होगा जो पार्ट 4A है, पार्ट 9 है, पार्ट 9B, ये बाद में कैसे किए, थ्रू अमेंडमेंट। ओके, तो हमको अमेंडमेंट पता होना चाहिए। अगर बात करते हैं अमेंडमेंट करना कैसे है, वो हमारा बताया गया किसमें, आर्टिकल 368 में। या देखो आर्टिकल 360 क्या बोलता है, ये बोलता है संविधान को अमेंड करना है तो आप स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हैं, या फिर स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% परमिशन ऑफ द स्टेट। ओके, तो ये 2 तरह की आपकी अमेंडमेंट के बारे में आपका 368 में बताया गया।
इसके अलावा हम सिंपल मेजोरिटी से भी संविधान को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसमें नहीं अलग जानकारी दी जाती है। ओके, अब समझिएगा, यहाँ पे आते हैं, अगले पार्ट पे आते हैं। 20 भी हमारा हो गया। इसके अलावा टेम्परेरी एंड ट्रांजिशन स्पेशल प्रोविजन, इसके बारे में बात की है 369 से 392 तक। उसके अलावा जो हमारा लास्ट का जो 22वां पार्ट है, ये बात करता है शोर्ट टाइटल, कमेंसमेंट की, अथॉरिटी की और टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। ओके, तो ये समझिएगा 393 395 ये हमारे लास्ट आर्टिकल है। 395 रिपील कर दिया, ये इसके बारे में बात कर रहा है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पार्ट पे। पहला पार्ट क्या बात करता है, यूनियन एंड हमारा टेरिटरी की। अब समझिएगा, जहाँ पे देखिए पहला पार्ट हम बोलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंडिया डेट इज भारत, है ना। इंडिया क्या है, इंडिया डेट इज भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। ये कौन बोलता है, याद रखना, ये हमारे फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का आपका आर्टिकल 1 है, वो यहाँ पे हमको जानकारी मिलती है। इसके बाद आएंगे एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नया राज्य बना रहे हैं, तो सारी जानकारी हमको 2 में मिलेगी। तीसरा, अगर बोला जाए ना कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो बोलना नहीं है, वो हमारा कौन सा बना, आंध्र प्रदेश, ये आपको पता होना चाहिए। और बोला जाए सबसे लेटेस्ट राज्य जो हमारा बना है वो कौन सा है, वो है हमारा तेलंगाना, ये भी आपको पता होना चाहिए, वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर ही बना है। आगे चलते हैं, तीसरे पे ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट है, ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। एक बात समझना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए अगर राज्य है उनके बाउंड्री को चेंज कर रहे हैं तो कैसे चेंज करते हैं, तो याद रखना उनकी बाउंड्री के लिए हमको क्या चाहिए, किस तरह की मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेट की ऑल्ट्रेशन एरिया और बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं जो अभी उनके एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो ये बातें हैं। और चौथा हमारा बताया गया क्या, लॉ मेड बाय अंडर आर्टिकल 2 and 3 provide for the amendment of the first and fourth schedule, supplement instant and consequent matter। कुछ खास बात नहीं, ये आपने याद रखना। पहला हमारा बात करते हैं यूनियन टेरिटरी, क्या क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है दूसरा पार्ट, सिटीजनशिप, नागरिकता। देखिए हमारी कंट्री में क्या चलती है, हमारी कंट्री में चलती है सिंगल सिटीजनशिप। क्या चलती है, सिंगल सिटीजनशिप। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, ये कॉन्सेप्ट लिया हमने यूके से। अगर तुमको बोले ना कि सर ड्यूअल सिटीजनशिप क्या होता है, अमेरिका में चले जाओ। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका बना 50 स्टेट्स। ओके, फॉर एग्जांपल आप क्या करें, कैलिफोर्निया में रह रहे हो, आप क्या कहलाओगे, आप कैलिफोर्निया के नागरिक भी हो और आप यूएसए के नागरिक भी हो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, हम पंजाब में रह रहे हैं, क्या पंजाब का नागरिक नहीं, मैं इंडिया का नागरिक हूं। ओके, तो हमारे इंडिया में कॉन्सेप्ट क्या है, सिंगल सिटीजनशिप, और कहां से ले, यूके से। अब समझिएगा, एक बात समझना, आर्टिकल 5, 6, 7, 8 जो पहले 4 आर्टिकल देख रहे हो, ये बात करते हैं कंडीशन फॉर सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए जो हमारा कंडीशन होगी वो कौन देखते हैं, 5, 6, 7, 8 और 9। देखो 9 बात करता है, ये बात करता है कोई व्यक्ति वॉलंटरी देश की नागरिकता छोड़ रहा है, तो 9 में इसके रिगार्डिंग बात की है। 10 और 11, 10 और 11 क्या बताते हैं, कानून। अगर किसी देश की नागरिकता को लेकर कोई कानून बनाना, कौन बनाएगा, तो याद रखना, तो पार्लियामेंट इज द अथॉरिटी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ रिगार्डिंग योर नागरिकता सिटीजनशिप। ये आपको पता होना चाहिए, इसको ध्यान रखना। और बात समझना, अभी हमारे कुछ रिसेंटली 2 एक्ट भी है। ओके, डेट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 एंड हमारा जो एक रिसेंटली आया 2019 में आया, तो याद रखना। अभी 2019 में हमारा अमेंडमेंट एक्ट आया, उस पर कुछ खास बातें कही गई। खास बात क्या है, उन्हें बताया गया 3 कंट्री, कौन कौन सी, एक हमारा पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान, एक बांग्लादेश, जहाँ से मुस्लिम धर्म को छोड़ के बाकी जो मिनॉरिटी में है, पारसी, हिंदू जो भी है, सब आते, उनको अलाउड किया गया कि यहाँ पे जो 2014 से पहले के यहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं उनको देश की नागरिकता मिल जाएगी। तो इसको थोड़ा आपने ध्यान रखना है। चलिए स्टूडेंट, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला आइए, अगला है हमारा फंडामेंटल राइट 3, पार्ट 3 में लिया गया। याद रखना, ये हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, ये हमने यूएसए से लिया है। ओके, यूएसए फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने लिया है। अगर बोला जाए कितने फंडामेंटल राइट थे स्टार्टिंग में 7 थे, आज कितने, आज है 6। कौन सा उड़ा बताना चाहेंगे, जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी का है वो हमारा उड़ चुका है, वो उसका आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल नंबर 31। अब कहाँ चला गया, अब तुमको बताया था 300A में चला गया, वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये आपको बता चुके हैं। अब समझेगा, यहाँ पे हमारे 6 फंडामेंटल राइट आते हैं, तो समझेगा तो इसमें कौन कौन से राइट आते हैं देख लेते हैं। ओके, पहला समझना, पहला जो हमारा राइट है, बात करता है राइट टू इक्वलिटी की, राइट टू इक्वलिटी की, या फिर इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, आर्टिकल 14। ओके, इसके तहत हमारे 14 से लेके 18 तक काफ़ी सारे राइट आ जाते हैं, ये हमारा पहला बात करेगा। दूसरा क्या बात करता है, दूसरा बात करता है आपका राइट टू फ्रीडम। ओके, राइट टू फ्रीडम की बात करता है, ये हमारा आर्टिकल कहाँ से 19 से लेके 22 तक आएगा। ओके, अब तीसरा आता है, तीसरा हमारा क्या बात करता है, तीसरा बात करता है हमारा यू कैन से
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। ओके, आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल आएगा 23-24 आ जाएगा। ओके, इसी तरह आगे चलेंगे तो आगे हमारा आर्टिकल आता है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक बात करेगा। और आगे चलेंगे तो आगे हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था 5वां बात करते हैं, ये बात करें मिनोरिटी के राइट की बात करें, मिनोरिटीज के राइट्स की बात, या फिर कल्चरल एजुकेशन राइट, आर्टिकल नंबर 29 और 30। ओके, 31 हमारा उठ चुका है, उसको छोड़ो, लास्ट में क्या बचा, आर्टिकल 32। क्या बचा लास्ट में, आर्टिकल 32। देखो जितने फंडामेंटल राइट बताए इनका कोई वायोलेशन होती है, उल्लंघना होती, तो आर्टिकल 32 क्या करता है, इलाज करता है। क्या करता है, इलाज करता है, रेमेडी करता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो आर्टिकल 32 में क्या बताया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में। और याद रखना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसी को क्या बोला है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 14 से लेकर 18 तक हमारा राइट टू अपना इक्वालिटी, उसके बाद राइट टू योर फ्रीडम, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगर अपना धार्मिक फ्रीडम की बात हो, रिलीजियस फ्रीडम की बात होगी। उसके बाद आपका जो मिनोरिटी है उनके राइट की बात करें, कल्चरल एजुकेशन राइट आता है यहाँ पे। और छठा हमारा आर्टिकल 32 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी की, लास्ट वाला। तो 6 फंडामेंटल राइट है, और कौन सा वर्ड है वो मैं पहले बता चुका हूँ। अब थोड़ा देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कि पहला राइट है 14 इक्वालिटी फॉर लॉ। ओके, इक्वालिटी फॉर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन फॉर लॉ। कहाँ से लिए क्वेश्चन बनता है, तो यूएससीआर रखना। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ, देखो 5 आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म, नस्ल, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 15, एक बात समझना, तुमको ना क्वेश्चन आएगा, याद रखना 15(4) और 15(6). 15(4) क्या बात करता है, देखो दीज आर एक्सेप्शन टू आर्टिकल 15। तो क्या बोलते हैं, देखो प्रोहिबिशन मना किया जाता है कि किसी व्यक्ति धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जात के आधार पे, मेल और फीमेल के आधार पे, या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, कुछ स्टेट में क्या होता है, कुछ स्टेट में जॉब को लेके रिजर्वेशन होता है कि यहाँ पे जो लोकल है वही उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाएगी। या फिर क्या होता है, जैसे कुछ संस्था है, उन संस्था में विशेष वर्ग को क्या दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है। तो वो क्या है, वो है इसके एक्सेप्शन। अब क्वेश्चन आएगा SC ST के लिए हमारे लिए कौन सा है, तो 15(4), आर्टिकल 15 क्लोज कौन सा, 4। अगर बोला जाएगा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो हमारा लेटेस्ट हमारा अमेंडमेंट आया था, कौन से वाला, 103 अमेंडमेंट, जिसके तहत क्या हुआ, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए क्या किया गया, जो जनरल कैटेगरी में है 10% रिजर्वेशन सेट कर दिया गया। तो उनके लिए कौन सा, 15(6). तो ये भूलना नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन है, टिक कर देना। ओके, यही इनके यहाँ पे बात की जाती है। उसी तरह से जब आर्टिकल 16 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 16 क्या बात करता है, जॉब की, किसमें, सरकारी जॉब, पब्लिक जॉब की। तो 16(4) वहाँ पे रिजर्वेशन की बात करता है, और उसी तरह से 16(6) बात करता है किसके लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। चलो 16 हो गया हमारा। 17 की बात करते हैं टचेबिलिटी की। ओके, अनटचेबिलिटी, छुआछूत की बात करता है, उसकी पाबंद करने की, उसके ऊपर पाबंदियां लगाने की बात करता है, ओवलेशन की बात करता है, खत्म करने की बात करता है। क्या हमारा 17। 18 पे आते हैं। 18 किसकी बात करता है, 18 बात करता है ओवलेशन ऑफ टाइटल, राजा महाराजा जो भी टाइटल है ये लगाना अलाउड नहीं है, तो इसकी बात करता है। और याद रखना, अगर बोला जाए जो आपके हमारे कुछ अवार्ड होते हैं, जैसे हम बात करते हैं हमारे इंडिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है, भारत रत्न, क्या वो टाइटल में आते हैं, नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला है कि ये आपके टाइटल में नहीं आएंगे, ये आपने ध्यान रखना। तो ये हमारा राइट हो जाएंगे किसकी, राइट टू इक्वालिटी के। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हम राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, 19 से 22 की बात करेंगे। 19 के अंतर्गत हमारे क्या आ जाएंगे, इसके अंदर अगर पहले क्लोज की बात करते हैं तो पहले क्लोज के अंदर 6 राइट आ जाएंगे, ABCDEF, उसमें एक उड़ गया था, है ना, G उड़ गया था, H बाकी रह गए थे। ओके, तो 6 फंडामेंटल राइट आते हैं इसके। F उड़ा था, F उड़ गया था, बाकी रह गए थे उसमें। ठीक है जी, तो ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 आएंगे, जिसमें फ्रीडम आपका स्पीच एक्सप्रेशन भी आता है। ठीक है, बाद में असेंबली का भी आता है, यूनियन का भी आता है। ठीक है जी, देन राइट टू मूव भी आता है। ओके, राइट टू सेटल भी आता है, राइट टू ऑक्यूपेशन भी आता है। तो इस तरह के 6 आपके आर्टिकल 19 में आएंगे। और उसके बाद हमारा आएगा आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एनी ऑफेंस। किसी अपराध के लिए जो अपराधी होता है, दोषी जो साबित हो चुका है, उससे क्या अधिकार है, वो आर्टिकल 20 में बताया गया है। ओके, अब बताना यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है। अब एग्जाम पे क्वेश्चन पे आते तो सीधी बात समझो, अपन ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ओके, अगर मान लीजिए कोई बच्चा इस वीडियो को लास्ट में देख रहा है, तो मेरी कोशिश होगी इसको देखे तब भी उसके एग्जाम में क्वेश्चन टिक हो जाए। ओके, जैसे हम आर्टिकल 20 की बात करते हैं, 20
देखो बात समझना, आर्टिकल 20 की बात करते हैं तो आपने 3 क्लोज बोल लेंगे, 21, 22, 23। 22 क्या बोलता है? डबल जेपीडी। क्या बोलता है? डबल जेपीडी। मतलब एक काम के लिए दोबारा सजा नहीं मिलेगी, सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। ये बोलता है हमारा आर्टिकल 22 डबल जेपीडी। 23 क्या बोलता है? ये बोलता है हमारा सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद की गवाही नहीं चलेगी तुम्हारी भाई, है ना। 23 बोलता है, इसको ध्यान रखना, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 बात करता है। ओके, याद रखना। इसी के अंतर्गत ही हमारा कुछ इंपॉर्टेंट केस भी है, जैसे प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। ओके, वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है जी, तो इसमें मेनका गांधी केस आ जाता है आपका। ठीक है, वो ध्यान रखना, मेनका गांधी केस वो भी आपका इससे अपना संबंध रखता है। राइट टू प्राइवेसी भी आता है। राइट टू प्राइवेसी अगर आपको पता हो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। आपको याद होगा पुट्टा स्वामी केस आता है, पुट्टा स्वामी केस, उसके तहत राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के अंतर्गत डाला गया। अब आगे आते हैं, आगे है हमारा 21A, ये बात करता है राइट टू एजुकेशन। याद रखना 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन को यहाँ पे ऐड किया गया। ठीक है जी, उस किसके टाइम पे किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी। एक बात समझना, अगर मैं बात कर रहा हूँ फंडामेंटल राइट की, तो फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग कुछ अमेंडमेंट है जो आपने बोलनी नहीं है। कौन कौन सी बता देते हैं। देखो, एक तो 44th नहीं बोलनी है, दूसरी 86 नहीं बोलनी है। 44th क्यों नहीं बोलनी है? कि 44 से राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया, और 86 से क्या किया? 86 से जो राइट टू एजुकेशन है उसको ऐड किया गया। इसके अलावा एक और है, 1/4 अमेंडमेंट। 1/4 अमेंडमेंट क्या बात करते हैं? ये हमारा 103 अमेंडमेंट। क्यों? ये बात करता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के रिगार्डिंग। तो जो कुछ एक्सेप्शन ऐड किए गए तो हमारे इस अमेंडमेंट से ऐड किए, तो आपने ध्यान रखना है। तो राइट एजुकेशन हो जाएगा हमारा। इसके अलावा चलते हैं आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखिए यहाँ पे आपको सुना होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन, अपना प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये आपका आर्टिकल 22 के अंतर्गत ही आता है। तो याद रखना, जब पुलिस पकड़ने आ रही है तो उस समय व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं, तो आपका आर्टिकल 22 इसके रिगार्डिंग बात करता है। अब आगे चलिए, आगे है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में किन के शोषण की बात की गई है, तो याद रखना वुमेन एंड चिल्ड्रन की। तो आर्टिकल 23 क्या बात करता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। देखो सीधी बात है, हमारे देश में कुछ ऐसे इलाके जो काफ़ी गरीब हैं, तो वहाँ से क्या बच्चों औरतों का एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाए, इसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग। किस काम के लिए? प्रोस्टिट्यूशन के लिए, या फिर उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको सेल करने के लिए। और आपको पता होगा आए के दिन आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे, कुछ ऐसे संगठन अपने दुनिया में चल रहे हैं जो क्या करते हैं, जो बच्चों को अपंग बना के उनको बीख वाले जो काम है, बैगरी है, उसमें लगा देते हैं। तो आर्टिकल 23 इसकी मनाही करता है हमारा, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। और 24 क्या बात करता है? 24 बात करता है बच्चों की एम्प्लॉयमेंट की, चिल्ड्रन की, कहाँ पे? फैक्ट्री में काम करने के लिए। ओके, याद रखना 6 से 14 अपने 14 ईयर तक बच्चे हैं ना, 14 साल से कम बच्चे हैं, उनको ऐसी जगह पे काम करना अलाउड नहीं है जहाँ पे क्या, यहाँ पे उनको खतरा हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बात करते हैं फायर क्रैकर्स, यहाँ पे क्रैकर्स बनते हैं, पटाखे बनते हैं, तो यहाँ पे काम करना अलाउड नहीं है। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट अब आगे देखते हैं, आगे है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखिए अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये क्या बात करें? धर्म वाली फ्रीडम की। 25, 26, 27, 28 इसके बारे में बात करते हैं। और 25 में बताया गया कि धर्म के बारे में कि हमें आज़ादी है, कोई भी कॉन्साइंस अपनी जो शक्ति है, अपनी बौद्धिक शक्ति, उसके द्वारा किसी भी ईस्ट को, जैसे चाहे भले वो निर्गुण है भले सरगुण है, भले हम मूर्ति पूजा करें या फिर निराकार पूजा करें, आर्टिकल 25 में इसके हमें परमिशन देता है। प्रोफेशन की अपने परमिशन भी देता है, प्रैक्टिस की परमिशन देता है, प्रोपागेट कर सकते हैं, लेकिन इस पर फोर्सफुली कन्वर्जन आपका इंक्लूड नहीं होगा, ये आर्टिकल 25 बोलता है। 27 भी जो ऐसी संस्थाएं होती हैं उनको अपना कैसे जो कार्य चलाना है, तो आज 26 इसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 6 बात करता है, 26 हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए। सेम बात आर्टिकल 30 बात करेगा किसके लिए? जो मिनोरिटी इंस्टीट्यूट होते हैं, इसको बात का भी ध्यान रखिएगा आप। ओके, तो 26 हम आपका टैक्स में कुछ बेनिफिट होते हैं, तो 27 इसके बात करते हैं। और 28 जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रक्शन अलाउड होगी, कौन सी नहीं होगी। एग्जाम्पल जैसे कि जो टोटली सरकारी है वहाँ पे आप फॉर एग्जांपल जैसे कुछ स्कूल होते हैं, जैसे मैंने स्कूलिंग की, यहाँ से मैंने स्कूलिंग की, तो वहाँ पे क्या था, स्टार्टिंग में सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ होता था। ओके, अब आने वाले टाइम में मैंने +1 +2 एक हमारा स्कूल है वहाँ से की मैंने, वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे जो सिख रिलीजन की जो बुक्स है उसका जो पाठ होता है वो चलता था। अब ये अलाउड है, ये नहीं अलाउड है, कैसे देखा जाता है? तो आर्टिकल 25 जो हमारा 28 है इसके रिगार्डिंग जहाँ बताया गया कहाँ पे अलाउड है, कहाँ पे नहीं अलाउड है। अब बात कर, देखिए जो प्राइवेट संस्था है वहाँ पे अलाउड होते हैं, वहाँ पे कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर बात करें दूसरी जगह पे जहाँ पे गवर्नमेंट वहाँ पे अलाउड नहीं होती इस तरह के इंस्ट्रक्शन, ये आपने ध्यान रखना। तो ये हमारा राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। अब आगे चलते हैं कल्चर एंड एजुकेशन राइट। याद रखना, अब क्वेश्चन आ जाए कि हमारे देश में जो मिनॉरिटीज़ है वो कितने बेस पे होती है, कोई आर्टिकल 20 एंड 30
ये मिनोरिटी के राइट्स की बात करता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारे देश में जो मिनोरिटी है वो कितने बेस पे काउंट की जाती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना 2 बेसिस पे, एक आपका लैंग्वेज, दूसरा आपका रिलीजन। तो ऐसे लोगों को जो धर्म के नाम पे, रिलीजन के बेस पे कम मात्रा में है, कम संख्या में, ऐसी लैंग्वेज के आधार पे कम संख्या में है, तो उनको अधिकार है क्या, अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को, अपनी भाषा को बचाने का। जो कौन बोलता है, आर्टिकल 29। 30 क्या बोलता है, 30 बोलता है कि भैया ऐसी संस्थाएं जो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट है चलाना कैसे है, ये आर्टिकल 30 में इसके बारे में बताया गया। 31 हटा दिए गए, वो आपको बता चुके कौन सी अमेंडमेंट, दैट इज 44। अब आगे चलते, आगे है फंडामेंटल राइट। ओके, ये चल ही रहा है हमारा। लास्ट वाला क्या है, रेमेडी की बात करता है ना। रेमेडी मतलब उपचार। फंडामेंटल राइट की उल्लंघना होती है तो आर्टिकल 32 में बताया गया कि उसका उपचार कैसे किया जाएगा। होगा क्या, मान लीजिए ये ए व्यक्ति है, इसके जो 5 पहले फंडामेंटल राइट है, क्या होगी, उल्लंघना होगी, तो व्यक्ति क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेगा अंडर आर्टिकल 32 और समझेगा वो व्यक्ति आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट भी जा सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके, दोनों जगह जा सकता है। तो आर्टिकल 32 की बात करें फिलहाल, तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट देगा रिटर्न ऑर्डर। क्या देगा, रिटर्न ऑर्डर। इस रिटर्न ऑर्डर को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, रिट। क्या बोलते हैं, रिट। तो आर्टिकल 32 क्या बात करें, रिट की बात करता है और समझेगा भारतीय संविधान में कितने रिट बताएगी, 5 तरह की रिट्स के बारे में बताया गया। आर्टिकल 32 में इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है रिट कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, तो याद रखना यूके से लिया। कहाँ से लिया, यूके से लिया। ओके, अब 5 तक रिट होती है, हिबस कॉर्पस, मैंडमस, अपना प्रोहिबिशन, सैटोर, एंड लास्ट वन क्या होता है, क्यू वारंटो। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रिट है जो इशू की जाती है जब पर्सनल लिबर्टी वोलेशन होती है, उल्लंघना होती है। तो याद रखना पहले क्या होती है, हिबस कॉर्पस। क्या, हिबस कॉर्पस। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सी रिट है जो इशू की जाती है हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को, तो हमारी प्रोहिबिशन एंड सैटोरी, भूलना नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि बताइए कि इनमें से कौन सी रिट है जो इशू की जाती है ऑर्डर को क्वैश करवाने के लिए, तो वो होती है हमारी सैटोरी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे रिट के ऊपर बनते हैं, इसको आपने ध्यान रखना। और एक और बात, अगर बोला जाए हाई कोर्ट रिट और सुप्रीम कोर्ट रिट किसका जो जुरिडिक्शन है वो बड़ी है, तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट की जो आपने हाई कोर्ट रिट की पावर है वो बड़ी होती है। कैसे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है वो किस पे करता है, ओनली इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट। लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के अलावा अपने लीगल राइट होते हैं उसके लिए भी रिट इशू कर सकता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कोई बात समझना, जैसे कुछ आर्टिकल हमारे रह गए, जैसे 33, आर्टिकल 33 ये क्या बात करता है, जो आर्म फोर्स होते हैं, देखो फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। अगर मान लीजिए जैसे आर्म फोर्स है, ओके, हमारी आर्मी है, अपनी नेवी है, एयरफोर्स है, कि वहाँ पे फंडामेंटल राइट नहीं चलती है ना, वहाँ पे क्या डेली अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ जाकर बोले नहीं भाई हम लेट उठेंगे तो चलेगा, ऐसा होता है। एक्चुअली होता है क्या, वहाँ पे जो चलने हैं, सिस्टम चलने हैं, तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट कैसे काम करेंगे वो आर्टिकल 33 में बताया गया है। तो पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि आप आर्म फोर्स में, ऐसे सेनाओं में फंडामेंटल राइट कैसे रखने हैं, उसको मॉडिफाई करना है। तो 33 इसके बारे में बात करते हैं, याद रखना। आगे है 34 क्या बात करता है, मार्शल लॉ की। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मार्शल लॉ के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, 34 एक्सप्लेन कहीं नहीं किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बनता है, कहाँ बताया गया, 34 मार्शल लॉ मीन आर्मी रूल। बेसिकली कहते हैं कि जब देश का सिस्टम, जैसे अफगानिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, वहाँ पे जो तालिबान था संगठन ने एंट्री ली, तो जो सिस्टम पूरा खराब हो गया, अभी फिलहाल उसको हैंडल कर रहे हैं। ओके, तो मुद्दे की बात है, अगर इंडिया में ऐसा होता तो क्या होगा, तो यहाँ पे मार्शल रूल चल जाएगा, कोई फंडामेंटल राइट काम नहीं करेगा। तो ये आपने ध्यान रखना। तो मार्शल रूल हमारा यहाँ बताया गया, एक्सप्लेन नहीं किया गया, ये बात आपने ध्यान रखनी है। 35 जो बात करता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। ओके, तो ये इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब आगे आइए, आगे हमारा पार्ट 4 DPSP। क्या बात कर, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहाँ से लिए हमने कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट लिया हमने आयरलैंड से। कहाँ से लिए, आयरलैंड से। ओके, अब समझिएगा डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन, यहाँ पर डेफिनेशन दी गई स्टेट की, किसकी, स्टेट की। याद रखना भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 और 36 में बताया गया स्टेट की परिभाषा के बारे में। ओके, समझिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 37, 38 में क्या बताया गया, जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट में क्या बताया मैंने कि व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, कैसे, अंडर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। लेकिन DPSP केस में अगर DPSP वॉयलेशन होती है, क्या व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, नहीं जा सकता। क्यों, 37 बोलते हैं क्या, नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट। तो इस पार्ट में इसके बारे में बताया गया, तो ये आपने ध्यान रखना है। ना ही आपका DPSP इन्फोर्सेबल है, ना ही आपका फंडामेंटल ड्यूटी इन्फोर्सेबल है, ना ही आपका प्रेम्बल इन्फोर्सेबल है।
इन बातों को आपने ध्यान रखना। फंडामेंटल राइट हमारा क्या है, इन्फोर्सेबल है। कौन करवाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ओके, आर्टिकल कौन सा वो आपको बता चुका हूँ। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, हमें एग्जाम में इसके भी काफ़ी सारे आर्टिकल हैं, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, जिसको हमें देखना होता है। अब समझिएगा 38 क्या बोलते हैं, 38 बात करता है वेलफेयर, किसकी बात करता है, वेलफेयर की। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए इनमें से कौन सा पार्ट है जो बात करता है वेलफेयर की, इंडिया वेलफेयर स्टेट होगा। तो याद रखना डीपीएसपी बात करता है। और डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल, डीपीएसपी में हमारा आर्टिकल नंबर कौन सा, 38। तो इस बात को आपने ध्यान रखना। ओके, अब आगे चलिए, आगे हम 39 की बात करते हैं। 39 तो 39 क्या बात करता है, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू फॉलोड बाय स्टेट। ओके, काफ़ी पॉलिसी है। अब यहाँ पे हमने जैसे कि बात करते 39 ए की बात करते हैं, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बात समझना, डीपीएसपी जुड़े हमारे 4 अमेंडमेंट है। डीपीएसपी जुड़े हमारे 4 अमेंडमेंट है। कौन कौन से, 42 है, 44 है, आपका 86 है और 97 है। इस बार इसको आपने भूलना नहीं है। तो 39 जो ए है ये हमारा 42 अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, किसमें, डीपीएसपी में। और ये बात किसी करते हैं, फ्री लीगल एड की, ये आपने ध्यान रखना। 40 देखो बात समझना, डीपीएसपी को 3 तरह से हम डिवाइड कर दें, किसके बेस पे, जो विचारधारा, वो डीपीएसपी क्या कहना चाह रहे। पहला आता है हमारा सोशलिस्ट, दूसरा आता है गांधी विचारधारा, तीसरा आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो ये आर्टिकल 14 है, ये आर्टिकल 14 गांधीयन विचारधारा का आपको देखने को मिलेगा, जो उसका एंगल है। ओके, जैसे कि जहाँ क्या बात की, आर्टिकल 40 विलेज पंचायत। विलेज पंचायत आपने सुना होगा, अगर आपने महात्मा गांधी को पढ़ा है तो जानेंगे महात्मा गांधी ने हमेशा गाँव के बारे में बात की है, विलेज के बारे में बात की है। ओके, तो आर्टिकल 40 हमारा विलेज पंचायत की बात करते हैं। 41 राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस, इसकी बात करते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 42। देखो आर्टिकल 42 पे आते हैं, इसमें बताया जाता है मैटरनिटी लीव। ओके, जो मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओके, तो उसके बारे में बात किया जाए। आज हम बात करते हैं हमारे पर्टिकुलर, एक बात समझना, डीपीएसपी वैसे तो इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन तो कहा जाता है जब स्टेट खुद काबिल हो जाती है तो इसको इन्फोर्स करवाने के लिए इसको लीगलाइज करती है, इसके लिए एक्ट बनाती है। जैसे के लिए आपका जो मैटरनिटी लीव है, इसके लिए एक्ट बनाया गया, मैटरनिटी लीव एक्ट 2017, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट ऑफिस या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, खासकर फीमेल, उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको 26 वीक की लीव मिलती है। तो इसके लिए बकायदा अपने एक्ट बनाए गए। तो 42 हमारा इसके बारे में बात करता है। 43 लिविंग वेज के बारे में बात करते हैं। 43 ए ये बाद में ऐड किया गया। ओके, तो 43 ये बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ओके, ये 43 बी प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हमारा 44th अमेंडमेंट से ऐड किया गया, इसको आपने ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, इसको आपने ध्यान रखना। 45 प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ओके, इसकी बात करते हैं। 46 में ये हमारा 86 अमेंडमेंट में बदलाव किया गया। फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन, ये 46 बात करते हैं। इसको याद कैसे कर सकते हैं, ये क्या लिखा है, 6 है, एस फॉर 6, एस फॉर SC, एस फॉर ST, ऐसे याद कर सकते हो। ओके, और यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको आर्ट को याद कैसे करोगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पूरे यूनिफॉर्म, यूनिफ मीन एक, फॉर्म मीन आकार, पूरे देश में एक ही रूप, तो 4 दोनों सेम है ना, ऐसे तुम इस आर्टिकल को याद कर सकते हैं। और याद रखना एग्जाम में सीधे आर्टिकल पूछे जाते हैं तो भूलना नहीं है। ओके, अब आगे आते हैं। आगे हमारा 48 ए, ये हमारा क्या है, ये बेसिकली आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल राइट है, उसमें से डीपीएसपी उसका ये हिस्सा है। अब समझिएगा, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ विलेज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो 48 ए इसकी बात करता है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे है 49, ये बात करता है किसकी, प्रोटेक्शन ऑफ मोनामेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। एक बात समझना, 49 में जो सेम बात जहाँ पे की जा रही है, जो हमारे मोनामेंट होते हैं, अब जब फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ते हैं ना, अब आगे पढ़ेंगे, तो हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी जो बात करती है, जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सी वो चीज़ है जो बात की है फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएससी में सेम है। जैसे इन्वायरमेंट की बात, इन्वायरमेंट की बात डीपीएससी में भी की गई है और इन्वायरमेंट की बात आपका फंडामेंटल ड्यूटी में भी की गई। इसको आपने ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, चलिए अब स्टूडेंट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 50 पे आते हैं। 50 क्या बात करता है, ये बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव आपकी जो अपना कानून को लागू करती है, कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका, दोनों सेपरेट काम करेगी। कौन बोलता है, आर्टिकल 50। 51 क्या बात करता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो इसको आपने ध्यान रखना है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आगे हम कहाँ पे, आगे हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी की। मैंने पहले ही बताया था, ये बाद में ऐड किया गया।
अब देखो फंडामेंटल ड्यूटी से आपने 2 अमेंडमेंट बिल्कुल नहीं बोलने, वो कौन कौन से, एक 42, दूसरा 86। 42 क्यों नहीं बोलना और 86 क्यों नहीं बोलना, तो याद रखना स्टार्टिंग में फंडामेंटल ड्यूटी हमारी कितनी 10 थी, बाद में कितनी 11। अब हमारे ओरिजिनल संविधान में नहीं था तो सीधी बात है इसको ऐड किया कौन से अमेंडमेंट से, 42 अमेंडमेंट से। और अब 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया, हमारा 86 अमेंडमेंट से। और एग्जाम में क्वेश्चन है उस कमेटी का नाम बताओ जिसके थ्रू, जिसके कहने पे इसको ऐड किया, वो कमेटी थी हमारी स्वर्ण सिंह कमेटी, ये आपने बोलना नहीं है। तो ये हमारा हो गया फंडामेंटल ड्यूटी। अब आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग कॉन्सेप्ट अगर बोला जाए ना, ये कहाँ से लिया है, तो आपने याद रखना है USSR से। अब चलिए अब आते हैं अपने 5वें पार्ट पे। देखो 5वां जो पार्ट है ये बात करता है हमारा किसकी, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये बात का सेंटर जो हिसाब था जो 5वें पार्ट में बात की है। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो पार्ट 6 पे आएंगे तो सेम बात, जो स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव, उसके बाद पार्ट 6 करेगा। इसमें अगर बात करते हैं, ये हमारा पार्ट है, इसमें बेसिकली आपको चैप्टर मिलेंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5, 5 चैप्टर है। जैसे हम स्टेट पे जाएंगे तो वहाँ पे 6 चैप्टर हो जाएंगे। ओके, चैप्टर 1 अगर बात करते हैं, ये बात करें यूनियन एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 52 से लेकर 78। अब समझना, इसकी अगर बात करें 52 से लेकर 73 तक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इसमें भी जो 52 से लेकर 62 तक है वो प्रेसिडेंट की बात करते हैं, और 63 से लेकर आपका 73 का है जो क्या बात करते हैं, वो बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिस्टर 74, 75। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल क्या होता है, सरकार का वकील। ओके, तो अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अभी कौन है, के वेणुगोपाल। आर्टिकल 76 इसके बारे में बात करता है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ओके, 77, 78। इसके बाद यूनियन लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं 79 से अपना 111। ऑर्डिनेंस की बात करते हैं जो प्रेसिडेंट लेके आता है 1, 2, 3। ओके, यूनियन जुडिशरी की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो हमारा आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। कैग की बात करता है 148 से लेकर 151 तक। बता चुका हूँ कैग के बारे में, क्या होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, क्या करता है, ऑडिट करता है। ओके, तो इसको ध्यान रखते हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं। देखो पहले 5 में आते हैं एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। देखो प्रेसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो 52 क्या बोलता है, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये 52 बोलता है। 53 क्या बोलता है, पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। ये कौन बोलता है, 53। याद रखना, जो पावर ऑफ यूनियन की जो सेंटर की होती है वो किस में वेस्टेड होगी, हमारे प्रेसिडेंट में। अगर क्वेश्चन आ जाए पावर ऑफ स्टेट वेस्टेड इन, वो गवर्नर में होगी, तो इसको ध्यान रखना। तो इसको आपने पता होना चाहिए। अब देखो सेंटर में जो काम प्रेसिडेंट करते हैं, स्टेट में वो काम क्या करता है, गवर्नर करता है। प्रेसिडेंट क्या करेगा, ऑर्डिनेंस लेके आएगा, स्टेट में कौन लेकर, गवर्नर लेके आएगा। इसको आपने थोड़ा सा लिंक करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है 54 में, 54 में बताया गया मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है क्या हिसाब किताब होता है, ये हमारे 54 में बताया गया। इलेक्टोरल कॉलेज होता है बेसिकली, कौन कौन वोट करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके, लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा आपका, ये 3 हाउस होते हैं। इसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं। यूटीआरटी वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती है अपनी। ओके, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते। अगला है 5वां मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आपने एक बात समझनी है, इसमें सिस्टम आता है सिंगल ट्रांसफर वोट। तो आर्टिकल अपने 55 में इसके रिगार्डिंग बात की जाती है। ओके, आगे है 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। देश का राष्ट्रपति कितने टाइम के लिए अपॉइंट होता है, टर्म कितना, 5 साल। ओके, अगला क्वेश्चन आता है कि जो 5 साल का टाइम पीरियड है कब से स्टार्ट होता है, जब वो ऑफिस में एंटर करता है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। 57 एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। देखो हमारे संविधान में बताया गया कि देश का राष्ट्रपति नंबर ऑफ टाइम कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि हम बात करें यूएसए में कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनता है 2 टाइम से ज़्यादा नहीं बन सकता। क्या इंडिया में ऐसा है, इंडिया में ऐसा नहीं है। 57 बोलता है क्या, नो लिमिट। इस बात का आपने ध्यान रखना। आगे है 58, ये क्या बात कर, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट। देश का राष्ट्रपति बनना है, क्या क्वालिफिकेशन है, देश का नागरिक होगा। ओके, ऑफिस ऑफ ऑफिस कोई होल्ड नहीं करना, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा। चौथा हमारा क्या आता है, उसकी एज। ये नहीं आपने बोलनी है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। 35 ईयर एज होती है, ये आप ध्यान रखना। ओके, आगे याद रखना, प्रेसिडेंट की 35 होती है, गवर्नर की 35 होती है, और वाइस प्रेसिडेंट इनकी 35 होती है। चारों की एज 35 होती है मिनिमम एज, ये आपने बोलना नहीं है। अब चलो आगे चलो। 59 क्या होता है, कंडीशन फॉर प्रेसिडेंट ऑफिस। 60 पे हमारा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एग्जाम में आता है ओथ के बारे में, कि ओथ कौन दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, किस आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल नंबर 60। देखो ओथ में क्या ओथ लेता है हमारा देश का राष्ट्रपति, ये बात करता है क्या करने की, जो हमारे संविधान के रिगार्डिंग उसको अपहेल्ड करने की, उसको बात करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की। तो ये हमारा जो हमारा आर्टिकल 60 है,
इसकी में ओथ के बारे में बताया गया हमारे राष्ट्रपति की। ओके, अब 61 बात करते हैं, देश के राष्ट्रपति को हटाना होता है, इम्पीच करना होता है, तो 61 इसके बारे में बताया जाता है। 62 ये क्या बोलते हैं, देश के जब हमारे देश के राष्ट्रपति सीट क्या हो जाती है, वेकेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, वेकेंट हो जाती है। एक बात समझना, 6 मंथ से ज़्यादा, 6 मंथ के अंदर अंदर हमें देश के राष्ट्रपति का चुनाव करवाना होगा। ये कौन बोलता है, ये हमारा आर्टिकल 62 बोलता है। ओके, अगर नहीं हुआ तो अगर मान लीजिए जब चलो 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति चुनाव करा देंगे, लेकिन तब तक क्या होगा, तब तक क्या कोई व्यक्ति क्या बनेगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा। अगर क्वेश्चन आए किसका हक सबसे पहले होता है, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इस बात को आपने ध्यान रखना। 52 से 62 हमारा होगा प्रेसिडेंट। अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट पे। आर्टिकल 63 से लेकर 73, देखो रफ साइड समझ गए होंगे। 63 क्या बोलता है, वाइस प्रेसिडेंट होगा। 64 क्या बोलता है, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट क्या मतलब, राज्यसभा की बात कर रहे हैं। राज्यसभा का जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर वो कौन बनता है, हमारा जिसको हम क्या बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं। वो देश का जो उपराष्ट्रपति होगा वो ऑटोमेटिक ही राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। कौन बोलता है, 64 बोलता है। ओके, अब यहाँ पे ओथ के बारे में समझना, जो मेन आर्टिकल है वाइस प्रेसिडेंट की ओथ किस आर्टिकल में आती है, 69, प्रेसिडेंट की 60 में और आपके वाइस प्रेसिडेंट की 70 अपने 69 में आती है। इसके अलावा 72 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट जा रखना, हमारे देश में मृत्यु सजा माफ़ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। तो 72 में क्या आता है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट आती है। अगर आपको बोला जाए कि गवर्नर की पार्डनिंग पावर कहाँ होती है, वो होती है आपकी 161 में। इस बात को भी आपने ध्यान रखना। मैंने पहले बताया जो सेंटर में जो काम प्रेसिडेंट करता है वही काम स्टेट में कौन करता है, गवर्नर करता है। अब एक बात समझना, थोड़ा सा ये चीज़ें मिलती जुलती हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको इकट्ठा ही कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना, इस तरफ क्या है, जो सेंटर के आर्टिकल आते हैं, तो इससे मिलते जुलते आर्टिकल क्या है, हमारे स्टेट में आते हैं। तो ध्यान रखना। अब समझना, याद कैसे करना, कुछ नहीं करना। अगर आपको सेंटर का आर्टिकल पता है तो इसमें 89 ऐड कर दीजिए। अगर आप 89 ऐड कर देंगे तो आपके पास स्टेट के आर्टिकल आ जाएंगे। ओके, अब समझते हैं 72 पार्डनिंग पावर क्या है, प्रेसिडेंट की। ओके, अब समझना 72 से लेके ये आपका 111 तक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ ये कहाँ से कहाँ चलेगा, 72 से लेके 111। इसमें क्या ऐड करना है, प्लस 89 करेंगे तो अपने आप ही जो स्टेट के आर्टिकल्स हैं वो आ जाएंगे। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे 72 पार्डनिंग पावर किसकी है, देश के राष्ट्रपति की। सेम काम स्टेट में कौन करता है, गवर्नर करता है। अगर क्वेश्चन आएगा गवर्नर की पार्डनिंग पावर क्या होगी, 89 ऐड कीजिए 161, तो हो जाएगा हमारा। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, सेंटर का मिनिस्टर। अब स्टेट पे आ जाओ तो 163 क्या बात करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये गवर्नर के एडवाइस पे काम करेंगे और गवर्नर को एडवाइस करेंगे तो 71 अपना इसके रिगार्डिंग हो जाएगा। ओके, 75 अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर। ओके, एक बताना चाहेंगे 75 के अपना अमेंडमेंट ऐड किया गया था। कौन सा अमेंडमेंट, 91st अमेंडमेंट, जिसमें बताया गया है जो मिनिस्टर है उनकी कुल संख्या 15% से ज़्यादा नहीं होगी टोटल सीट्स का, किसकी, लोकसभा की सीट्स का। तो ये भी आपने ध्यान रखना। 75 में इसके रिगार्डिंग बात की गई। अटॉर्नी जनरल किसका, सेंटर का वकील। अब इसमें क्या करो, 89 ऐड करो, क्या होगा 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, मतलब आपका स्टेट सरकार का वकील। ओके, तो इसको आपने ध्यान रखना। एक बात समझना, अटॉर्नी जनरल में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, देखो अटॉर्नी जनरल ऐसा व्यक्ति है, पहली बात हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया, वो कौन है, अटॉर्नी जनरल। अभी कौन है, के वेणुगोपाल। अटॉर्नी जनरल ऐसा व्यक्ति है वो भारत में पार्लियामेंट में बैठने का क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बोर्ड अपना बैठ सकता है लेकिन उसको वोट डालने का अधिकार नहीं होता, वो कौन है, अटॉर्नी जनरल, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल एक ऐसा व्यक्ति है वो इंडिया के किसी भी कोर्ट में बैठ सकता है, कोई उसको रोकेगा नहीं। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में ये कुछ खास बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे हमारा 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आगे चले जाएगा स्टेट पर आ जाएगा। 78 ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट फॉर द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। एक बात याद रखना, जो भी हमारा पीएम जो भी कार्य करता है वो अपना प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो याद रखना 78 इसके रिगार्डिंग सेम, इसमें 89 ऐड कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, तुम्हारे चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज आ जाएगी। आगे 79। अब एक बात समझना, आर्टिकल 80 आर्टिकल 81, देखो आर्टिकल 80 बात करते हैं किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में। 81 में क्या बात करते हैं, 81 बात करता है लोकसभा के बारे में। देखो याद रखना, राज्यसभा में क्या होता है, आपके 12 व्यक्ति नॉमिनेट किए जाते हैं। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। किसके कहने पे करता है, तो उसमें 4 कैटेगरीज होती है, आर्ट होता है, सोशल सर्विस होता है, साइंस होता है और लिटरेचर होता है। ओके, तो आर्टिकल 80 में इसमें क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में पूछा जाता है कि 12 व्यक्ति नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा, कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 80। तो और आर्टिकल 81 लोकसभा के बारे में बात करता है। ओके, तो याद रखना, ऐसे ही बात करते हैं सेशन ऑफ पार्लियामेंट।
ओके, तो इसके बारे में 85 आगे कह लेंगे तो आपको स्टेट के आ जाएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के। ऐसे ही अपना 86 राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज। अब क्वेश्चन की बार बनता है कि देश का राष्ट्रपति जो लोग अपना पार्लियामेंट है उसको संबोधित कितनी बार करता है। एक बात समझना, पहली बात तो आर्टिकल 86 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा किसको, आपका पार्लियामेंट को, और आर्टिकल 87 है उसमें बताया गया कब एड्रेस करेगा। तो इसको तुमने ध्यान रखना है, ये अपने को पता होना चाहिए। इसके अलावा 102 में बताया गया डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप। ओके, 105 में क्या बताया गया, पावर्स एंड प्रिविलेज एक्सेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर एंड द कमेटी देयरफॉर। ओके, आर्टिकल 100 में क्या बताया, वोटिंग इन द हाउस, द पावर ऑफ हाउस एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसी एंड कोरम। तो कोरम समझिएगा, आर्टिकल 100 में कोरम बताया गया। कोरम क्या होता है, कोरम कम से कम संख्या जो रिक्वायर्ड होती है आपका पार्लियामेंट का सेशन चलाने में। तो याद रखिएगा ये कितना चलता है, ये चलता है 10% इंक्लूडिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर, 10% इंक्लूडिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ये क्या होता है, दिस इज द कोरम। ओके, ये आर्टिकल 100 में बताया गया। अगर ऐसे में 89 कर देंगे तो सेम काम हमारा किसके लिए बताया गया, जो स्टेट असेंबली होती है। तो ये आपने ध्यान रखना। अब आते हैं 110 1110 इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई 110 दैट इज इट रिगार्डिंग मनी बिल। मनी बिल इज अ टाइप ऑफ बिल, ये फाइनेंस बिल की टाइप होती है। ओके, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन काफी बनते हैं मनी बिल के ऊपर। कैसे क्वेश्चन बनते हैं बता देते हैं। पहली बात है याद रखना, आर्टिकल 109 और 110 दोनों मनी बिल के बारे में बात करती है। 109 क्या बात करता है, बहुत कम बच्चों को जानते हैं, बच्चों ने इतना मारा होता है, वो क्या सोचते हैं कि सर 110 डील करता है मनी बिल के बारे में। एक्चुअली 109 में मनी बिल के बारे में बात करता है। वो कैसे बात करता है, 109 में बताया गया प्रोसीजर, विधि क्या है इस मनी बिल को पास करवाने की, और 110 में बताया गया मनी बिल किस बिल को कहा जाएगा, कौन कौन से वो एंगल है वहाँ पे हमारे 110 में बताया गया। अब क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं। पहली बात, आर्टिकल नहीं बोलना है, नंबर 1। दूसरी बात, इसको रखने से पहले क्या होता है, क्वेश्चन आता है किस बिल को रखने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड इन विच बिल, द आंसर इज मनी बिल। तो प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड होती है, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन आता है इसके अलावा कि इस बिल के केस में जो क्या होता है, लोकसभा की पावर क्या होती है, 0 हो जाती है। लोकसभा इसको सिंपल डिस्कस कर सकता है और डिले कर सकता है कितने दिन के लिए, 14 डेज डिले कर सकता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन कि इस बिल को रखा कहाँ जाता है। तो याद रखना, राज्यसभा की पावर क्या है, 0 है, तो कहाँ से रखेंगे अपन, लोकसभा से। तो लोकसभा से रखेंगे तो लोकसभा में ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगर बाई चांस डिस्प्यूट हो जाए कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, कौन डिसाइड करेगा, तो डिसाइड करेगा स्पीकर। सो दीज आर द क्वेश्चन रिगार्डिंग मनी बिल, एग्जाम में बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलना नहीं है। ओके, ये आपका कौन होगा, मनी बिल 110। अगर सेम इसमें 89 ऐड कीजिए तो क्या होगा, आपका स्टेट का जो मनी बिल है उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए आर्टिकल 111 111 क्या बात करता है, देश का राष्ट्रपति बिल को लेकर एसेंट जो देता है। याद रखना, जो वीटो कॉन्सेप्ट है वो हमारे इसी आर्टिकल से संबंध रखता है। हमारे प्रेसिडेंट के पास 3 तरह का वीटो है, उसका कॉन्सेप्ट हमारा यहीं से आता है 111। तो वीटो यहाँ से आता है। और उसी तरह से जब बात करते हैं गवर्नर की पावर आती है बिल को लेके, तो वो आर्टिकल 200 में बताई गई। तो समझिएगा, यहाँ पे सेंटर के आर्टिकल है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्टेट के आर्टिकल आ गए। ये हमारा कौन सा पार्ट, 5वां पार्ट, ये हमारा 6 पार्ट। तो बच्चे इसको हम यहाँ से कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, आगे तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ आर्टिकल और भी हैं। 111 तक हो गए। देखो 111 तक चलना है पावर 89। जब 111 के बाद आएंगे तो आपने मैजिक नंबर 90 ध्यान रखना है। ओके, 111 देखो, इससे जो हमने पहले पढ़ा था ना, यहाँ पे देखो पहले जो किया था, पहले हमारा चला है कौन सा, 89 वाला। अब जो इसके बाद करना है, तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें 90 ऐड करना, कब, 112 के बाद। 112 से लेके 124 तक हमारा 90 ऐड होगा। तो ये आपने ध्यान रखना, ठीक है जी। 112 की बात करता है, ये बात करता है बजट की। देखो यहाँ बजट शब्द नहीं लिखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट बजट का हमारा 112 से लिखा है। ओके, 112 क्या बात करते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें ये स्टेटमेंट दी गई है जो 112 इसकी बात करता है। और 202 क्या बात करता है, इसमें 90 ऐड कर दीजिए, वो आपका स्टेट का बजट आ जाएगा। अब आगे चलते हैं 103 और 13 पे, प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट। जो भी हिसाब था होता खर्चे का, तो इसके बारे में बताया गया। 203 में स्टेट का आएगा। 114 में क्या आता है, एप्रोप्रिएशन बिल, आर्टिकल 114, उसमें 204 में स्टेट का आएगा। 115 में सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट। ओके, ये हमारा 205 में स्टेट का आएगा। 116 में क्या आएगा, वोटर अकाउंट। वोटर अकाउंट क्या होता है, जो बिल बनता है, ठीक है जी, बजट में जो पैसा निकालना होता है, 1 फरवरी को हमारा रखा था बजट। और बाद में क्या होता है, परमिशन लेनी पड़ती है पार्लियामेंट से। क्यों, क्योंकि हम जो मेन फंड है हमारे इंडिया का, वहाँ से पैसे निकाले, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266.1। ओके, तो इसके लिए क्या होता है, वोटर अकाउंट वोटिंग करवाई जाती है। तो ये सारा हिसाब था हमारा अपना
160 में गिवन है, और सेम चीज़ आपका 206 में स्टेट के लिए यहाँ गिवन है। आगे चलते हैं 170 में फाइनेंस बिल, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनी बिल ऑल्सो टाइप फाइनेंस बिल, ये बता चुका हूँ। दो तरह के फाइनेंस बिल आते हैं, फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2। कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 117, ये आपने याद रखना है। सेम काम स्टेट के लिए आपका 207 में। आगे रूल्स ऑफ प्रोसीजर 118, तो सेम आपका 208 में स्टेट के लिए जो स्टेट असेंबली है। 119 में रेगुलेशन बाय लॉ एंड प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस। 120 में क्या होता है? लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। याद रखना पार्लियामेंट ने कौन सी, देखो एक बात समझना, 343 बताया लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ऑफिशियल लैंग्वेज। 12 क्या बात करता है कि पार्लियामेंट में कौन सी भाषा यूज़ की जाएगी। अब कौन सी भाषा यूज़ की जाती है समझिएगा, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी को बोला गया है अपन यूज़ कर सकते हैं कहाँ? पार्लियामेंट में। पर क्या इसके अलावा दूसरी भाषा, दूसरी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर उसके लिए कौन डिसाइड करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर फॉर लोकसभा और चेयरमैन फॉर राज्यसभा। ये क्या करेंगे? ये डिसाइड करेंगे। कोई व्यक्ति अगर इन दो भाषाओं में कंफर्टेबल नहीं है, नहीं बोल सकता, तो ये दोनों क्या करेंगे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा राज्यसभा के चेयरमैन जो भी है वो बोलेंगे भाई यू कैन स्पीक योर इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, योर इन मदर टंग। ओके, ये हमारा यहाँ पे बात करता है, ये आपने ध्यान रखना। आर्टिकल 120 लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट। ओके, तो ये आपका 120 यहाँ पे होगा। यहाँ पे आ जाओ 210 किसके वाली बात करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। अब आगे 121 रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, इसके ऊपर बात की। 122 कोर्ट नोट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, इसके बारे में बात की है। 123 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस के बारे में। देखो ऑर्डिनेंस क्या होता है बेसिकली? ऑर्डिनेंस एक ऐसा कानून है जो सब हमारा जो सेशन है नहीं चल रहा तब बनाया जाता है। ये प्रेसिडेंट की पावर में आता है, याद रखना। होता है कि इसकी कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? काम जो करेगा आपका नॉर्मल जो एक्ट होता है उसकी तरह, लेकिन फिर भी इसको 6 मंथ के अंदर अंदर पार्लियामेंट पास करवाना पड़ता है। जब पार्लियामेंट लग जाएगी ना तो 6 वीक के अंदर वहाँ से पास करवाना पड़ता है, तो याद रखना। तो इसके नॉर्मल जो टाइम है 6 मंथ होता है, और साथ में जब पार्लियामेंट लग गई तो 6 वीक के अंदर वहाँ से पास करवाना पड़ता है। ये कुछ नियम है आपके ऑर्डिनेंस के। ये सेंटर का ऑर्डिनेंस, इसमें 98 के जी आर्टिकल 213, ये क्या होगा? ये आपका स्टेट का ऑर्डिनेंस आ जाएगा, मतलब गवर्नर की पावर आ जाएगी। ओके, अब आगे बढ़ते, आगे है 124 बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एस्टैब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट 124, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट 214। 98 कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे पहला जो हमारा 5वां पार्ट है इसके आर्टिकल, और यहाँ पे हमने 6 पार्ट के आर्टिकल कर लिए। चलिए स्टूडेंट, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। हमने ये वाला पार्ट कर लिया तो इसमें हमें करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने कर लिया है ना, ये हमारे आर्टिकल कर चुके सब। मैंने बताया है 80 आपको राज्यसभा का, 81 लोकसभा का। चलिए अब आगे बढ़ देखते हैं। देखो 112 तक हम देख चुके हैं कि वहाँ पे हम पहले पढ़ा था 89 का काम करेगा, डेट इज योर एसेंट टू बिल, है ना, ये बता चुके हैं आपको। और 112 के बाद क्या बात करेगा? 112 के बाद हमारा 90 वाला काम करेगा। कहाँ से चलेगा? 124 तक। यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब थोड़ा अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 124 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात की जाती है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की। ओके, इसको ध्यान रखना, याद रखना। अपॉइंटमेंट जजेस की बात कहाँ की जाती है? आर्टिकल 124 ये बात करते हैं एनजैक की। किसकी बात करते हैं? एनजैक की। ये बनाया गया था 1999 अमेंडमेंट, पर हुआ क्या? इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? अपना अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, इसको बोला जो कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने बोला संवैधानिक रूप से इसको मान्यता नहीं दी। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और बाद में इसको स्टक आउट कर देगा, रिपील कर देगा थ्रू सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू। तो ये जा रखना, एनजैक फिलहाल तो नहीं है, इसको रिपील कर दिया गया। आगे आते हैं 124B फंक्शन ऑफ कमीशन, 124C पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ, 125 सैलरी एक्ट ऑफ जजेस। ओके, इसके बारे में बात की है। 126 अपॉइंट, अच्छी बात समझना, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि जजेस को अपॉइंट करते हैं किसके अंदर? 124(1) क्लोज 1। अगर बोलते हैं रिमूव करते हैं तो वो क्या होगा? 124(2), ये मत बोलना। ओके, इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, अपने जजेस को हटाया जाता है ना, इसका बकायदा एक एक्ट होता है जिसके अंतर्गत इंक्वायरी होती है, वहाँ पर चीज़ें बताया गया। तो याद रखना, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है इसके लिए भी, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है 126 अपॉइंटमेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं। 127 अपॉइंटमेंट एडहॉक जज, एडहॉक में टेम्परेरी जज। 128 अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। देखो बेसिकली समझना, दिस आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? देखो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में दो चीज़ें आती है। पहली बात, जो लोअर कोर्ट होता है दे कैन यूज द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज ए रेफरेंस, नंबर 1। दूसरा क्या आता है इसके अंतर्गत? क्या आता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट।
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आपको कोर्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत आता है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है दे कैन पनिश एनी पर्सन इन केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये हमारा दो तरह के कंटेम्प्ट होते हैं, एक होता है सिविल, दूसरा क्या होता है क्रिमिनल। ओके, तो ये हमारा 129 आपका इसके रिगार्डिंग बात कर, ये आपने बोलना नहीं है। ओके, अब आगे चलिए 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 131 ओरिजिनल जुडिक्शन, इसको सार मार्क करना, इसका आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। ओरिजिनल जुडिक्शन, देखो ओरिजिनल जुडिक्शन होता क्या है, बेसिकली ओरिजिनल जुडिक्शन का मीनिंग क्या है, ऐसा कोई मुद्दा जो सीधा आपका सुप्रीम कोर्ट जा सकता है उसको बोलते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन। एक होता है एक्सक्लूसिव जुडिक्शन। एक्सक्लूसिव जुडिक्शन क्या होता है, जो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ यहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव जुडिक्शन। अब समझिएगा, हमने एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना, पहली बात आपको आर्टिकल बोलना नहीं। 131 इसकी बात करता है। अब समझना, दो स्टेट इनमें कोई डिस्प्यूट है या फिर सेंट्रल स्टेट में डिस्प्यूट है, ये क्या होगा, ये मुद्दा है, ये आता है ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये आपने ध्यान रखना। 131 इसके बारे में बात करता है। अब आगे है आपका 132 अपीलेट जुडिक्शन, अपील करना। सुप्रीम कोर्ट के पास केस आते हैं लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास, तो अपील में आपका ये आएगा अपीलेट जुडिक्शन, ये आपने ध्यान रखना। 4 तरह की अपील आ जाती है इसमें, कौन कौन सी आती है, एक यहाँ पे आपका ये आपका सिविल आती है, कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग आती है, तो ये देखिए क्रिमिनल के रिगार्डिंग आती है, और साथ में यहाँ पे एक स्पेशल रिपिटिशन होती है, इसके थ्रू भी जो केस है मुद्दे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। अब याद रखा ना, इसमें यहाँ कुछ ना पैरामीटर बताए गए कि कौन से मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, लेकिन स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट, इसमें क्या होता है, जो मुद्दे यहाँ डिस्कस नहीं किए गए वो मुद्दे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये 136 बोलता है थ्रू एक स्पेशल वे, उसको बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन, इसको SLP बोलते हैं। और ध्यान रखना, और एक बात समझना, इन मुद्दों पे जो स्पेशल लीव पिटीशन जो जाती है, जो मुद्दा जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसको मना भी कर सकता है कि मैं सुनवाई नहीं करूँगा। तो इसके बारे में ये बात याद रखना 136 के बारे में, स्पेशल लीव टू अपील। अब आगे चलते हैं 137 रिव्यू जजमेंट, रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट। ओके, 138 इनलार्जमेंट ऑफ द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 139 बात करता है कन्फर्मेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर ऑफ टू इशू सर्टन डेट्स। ओके, तो इसके बारे में बात की है। 139 है ट्रांसफर ऑफ सर्टन केसेस। चलिए अब आगे आते हैं 148 अपना 140 पे आते हैं पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 141 लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। ओके, 142 इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर टू डिस्कवरी सेक्टर जो भी है। 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काइंड नोट डाउन। इसको क्या बोलते हैं, एडवाइजरी जुडिक्शन। क्या बोलते हैं, एडवाइजरी जुडिक्शन। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है ना, तो पता होना चाहिए, तो याद रखना। और एक बात समझना, जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को देता है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। आगे आते हैं 144 सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी टू एक्ट इन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, ये हटा दिया गया था हमारा। 145 रूल्स ऑफ कोर्ट, ये बताया गया। 146 ऑफिसर एंड सर्वेंट द एक्सपेंसिव सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में बात कुछ खास नहीं है। देखिए, ये कुछ खास आर्टिकल नहीं है। बाकी एक बात और समझना, सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। इस बात को भी आपने ध्यान रखना है कि फाइनल अथॉरिटी जो सुप्रीम कोर्ट जो संविधान को इंटरप्रेट करती है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है, और सुप्रीम कोर्ट को हम एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं इंडिया का। इसको भी आपने ध्यान रखना है। एग्जाम में सीधे तौर पे इसके ऊपर क्वेश्चन देखे गए, या फिर हम बोलते हैं कि ग्रंटर और अपना फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कौन करता है, वो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट ही आता है। इसको आपने ध्यान रखना है। आगे आते हैं हमारा अगले क्वेश्चन पे आते हैं कैग। ठीक है जी, अब चैप्टर 5 पे आते हैं कैग। क्या क्या करते हैं, जो हमारा पहले बता चुका हूँ, गार्डियन ऑफ इंडियन पर्स नंबर 1। दूसरा क्या बोला, हु रिव्यू द रिपोर्ट ऑफ कैग, तो बताया था मैंने कौन करता है, अब पब्लिक अकाउंट कमेटी। एक बात समझना, जितनी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, भले वो कैग है, भले वो UPSC है, भले फाइनेंस कमीशन है, अगर बात करते हैं रिपोर्ट ये सबमिट किसको करते हैं, रिपोर्ट सबमिट करेंगे ये प्रेसिडेंट को, किसको करेंगे, सबमिट को। और इनको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करता है, अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करता है, और ये रिपोर्ट अपनी प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे, वो अलग बात है। प्रेसिडेंट क्या करेगा, फर्दर ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखवा देगा। ओके, तो इसको याद रखना कैग के बारे में क्या क्या करता है। जो देश का जो भी पैसा सरकार खर्च करती है उसका जो लेखा जोखा अकाउंट है उसको मेंटेन करता है कौन, कैग। तो ये इसके बारे में ये बताया गया कैग की पावर्स के बारे में, तो अपने ध्यान रखना है। अब अगले आते हैं पार्ट 6 के ऊपर। देखो पार्ट 6 में बताया था कुछ चैप्टर्स है कौन कौन से, गवर्नर के बारे में बताया गया। देखो जो काम सेंट्रल प्रेसिडेंट करता है वो गवर्नर करता है। ओके, कोई काफ़ी हद तक आर्टिकल हमने कर भी लिए हैं इसके। ठीक है जी, जैसे क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन बता चुका, एज बोला था हमने, कितनी एज है इसकी, 35 एज है, मैंने बताया था। 157 इसके बारे में बात करते हैं।
158 कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस, सेम है जैसे प्रेसिडेंट के ऑफिस की बात जो इसकी बात करते हैं। आर्टिकल 159 इसको याद रखना, ओथ के बारे में बात करते हैं, किसके, गवर्नर की। उसके अलावा 160 डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ गवर्नर इन सर्टन, जो भी इलाके होते हैं, तो ये आपके इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, काउंसिल मिनिस्टर की बात करते हैं, ये हम बता चुके हैं। जो काम सेंटर में हमारे जो सेंटर काउंसिल मिनिस्टर है वो स्टेट में सेम काम करते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 165 एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कौन, के वेणुगोपाल। तो स्टेट में कौन है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ये हम करवा चुके हैं आपको, मैंने बताया था ना 89 ऐड करना तो आ जाएंगे। तो चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं वैकेंसी, ये हमारा बात कर अपना चेयरमैन, ये भी हमारा हो चुका है। ठीक है जी, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ओथ एंड अफर्मेशन बाय द मेंबर्स, ये बात करें काउंसिल ऑफ स्टेट की। ओके, ये यहाँ भी कोरम की बात की है, मैंने बताया था वहाँ पे कोरम क्या होता है, जो कम से कम संख्या जो चाहिए हमारा सेशन को चलाने के लिए। ये बात करें स्टेट असेंबली की, जो यहाँ पे कितना आएगा, 10% आएगा, इंक्लूडिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ बात की है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। अच्छा, बात करो डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होती है मेंबर्स की। देखो पहली बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर लोकसभा का मेंबर है, पार्लियामेंट का मेंबर है, वो कितने दिन तक एब्सेंट रहता है तो उसकी सीट है वो खाली मानी जाएगी। तो याद रखना 60 डेज, क्या 60 डेज एग्जाम में हमारे इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ भी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप बात की है, तो इसको आपने ध्यान रखना। आगे है पावर एंड प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड देयर मेंबर्स। तो 194 में पावर्स और प्रिविलेज की बात की है, जो सहूलतें मिलती है, जो बेनिफिट मिलते हैं मेंबर्स को, वो ध्यान रखना। 195 में क्या बात की है, सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर, तो इसको आपने ध्यान रखना। आगे है हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, तो प्रोसीजर क्या बनता है बिल के रिगार्डिंग, वो सारा यहाँ बताया गया। और आपको बताया था एसेंट टू बिल, गवर्नर जो बिल को एसेंट देगा वो आपको यहाँ बताया। मनी बिल, ये हम कुछ आर्टिकल कर चुके हैं। ओके, बाद में जैसे आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट, स्टेट का बजट यहाँ पे है, और आपका दूसरा बजट कौन सा 112 में बात करते हैं हम ना, सेंटर के बजट की बात करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो इससे आपकी मिलती जुलती है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमारा आता है हाई कोर्ट, पार्ट नंबर 5 हाई कोर्ट। हाई कोर्ट 214 में बात की जाती है, 215 में क्या बात है, हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ कोर्ट। अब देखिए जो पावर आपकी सुप्रीम कोर्ट की है वो हाई कोर्ट। एक बात समझना, हमारे देश में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, वो जो पावर है वो पनिश करने की, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास है। लोअर जो कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके पास ये पावर नहीं होती। अब एक बात समझना, अब देखिए यहाँ पे क्या बात की, हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट ऑफ कोर्ट। एक बात समझना, जैसे हम बात करते हैं सेंटर अपने सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दो अथॉरिटी है जिनके पास अथॉरिटी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश करने के लिए। जो लोअर कोर्ट है उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती। अब मुद्दा है कि उनका अगर बाई चांस कंटेम्प्ट हो तो क्या हल क्या होगा, तो उनके बिहार पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना संभालते हैं और उनके बिहार पे पनिश करते हैं। तो समझना, हमारे इंडिया में दो के पास अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की, कौन सी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करनी, ये आपने ध्यान रखना है। आगे है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाई कोर्ट, 217 में क्या बात की, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ हाई कोर्ट, इसके बारे में बात की। देखो काफ़ी सारे आर्टिकल मिलते जुलते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट से। अब आगे चलिए, अब यहाँ पे 218 में एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन रिलेटिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट। ओके, इसके बारे में ओथ की बात की है जजेस ऑफ हाई कोर्ट के। ओके, 220 में क्या बात की है, रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग ए परमानेंट जज। तो ये कुछ बातें हैं कि भाई जज बन जाओगे तो क्या तुम पे पाबंदियाँ लगेंगी, तो ये आपने ध्यान रखना है। सैलरी के बारे में बात की है 221 में। 222 में ट्रांसफर ऑफ जजेस, ट्रांसफर जजेस। ओके, याद रखना, हमारा जो कॉलेजियम सिस्टम है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ध्यान रखना। 223 में अपॉइंटमेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो वो सेम पावर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, ऐसे सिमिलर आपका हाई कोर्ट के लिए मिल जाएगा आपको। अब आगे देखिए 225 में जुडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट। ओके, 227 में पावर ऑफ हाई कोर्ट ओवर ऑल, जो जितने भी लोअर कोर्ट होते हैं उसके ऊपर हाई कोर्ट क्या पावर होगी, ये यहाँ बात की है। 228 में ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट, तो इसके बारे में बात की गई है। 229 में ऑफिस एंड सर्वेंट एंड एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट। 230 में एक्सटेंशन ऑफ जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरी। ओके, 231 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। याद रखना, ये बेसिकली ना आप याद रखना, एक हमारा अमेंडमेंट आया था, कौन सा अमेंडमेंट, 7th अमेंडमेंट। 7th अमेंडमेंट से क्या देखा गया कि एक हाई कोर्ट दो से ज़्यादा स्टेट को डील कर सकता है। कौन बोलता है, 7th अमेंडमेंट, तो इसके बारे में बात की गई। इसके बाद हमारा आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे, यहाँ पे नंबर ऑफ जज की बात की, अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट जज 233, दिस आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, इंटरप्रिटेशन 237, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर टू सर्टन क्लासेस, सर्टन क्लासेस और क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट, तो इसके बारे में 236, एक खास नहीं है, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस तुमने ये याद रखना, जो आर रिक्रूटमेंट ऑफ द पर्सन अदर डिस्ट्रिक्ट जज टू जुडिशियल सर्विस, ये थोड़ा देख लेना। और इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको तुमने बोलना नहीं है। अब आगे चलते हैं, ये हमारा हटा दिया गया, ये हमारा है नहीं फिलहाल, ये हमारा हटा दिया गया। अब आगे है, आगे बात करें यूटी के बारे में बात करते हैं। यूटी कुछ आर्टिकल, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, एक पहली बात है यहाँ पे देखना,
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया कि दिल्ली से जुड़ा हुआ कौन सा आर्टिकल 239AA, ये बोलना नहीं है आर्टिकल ये है। अगर अमेंडमेंट पूछना, अमेंडमेंट कौन सा है, ये बात है हमारा 69th अमेंडमेंट हमारा डील करता है किसके बारे में, दिल्ली के बारे में। ऐसे अगर बात करते हैं, ये आपका 29 ये हो गया, 20A भी हो गया, ठीक है जी। ये देखिए प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, 239B पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव टू ऑर्डिनेंस। ओके, तो ये कुछ आर्टिकल है, इसको आपने ध्यान रखना है, जो भूलना नहीं है। अब आगे आते हैं पंचायत के बारे में। देखो सबसे पहले पंचायत इंडिया में कहाँ है, नागौर कहाँ पे, राजस्थान में। और अमेंडमेंट कौन सा था, 73rd अमेंडमेंट, आपने बोलना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन बताई गई है, 243A ग्राम सभा के बारे में बोला गया है। ओके, 243B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में बात कर, 243C कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत कौन कौन होगा, 243D रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कैसे रिजर्व होंगी। ओके, एक बात समझना, अगर बात करते हैं SC ST रिजर्वेशन, लोकसभा राज्यसभा कहाँ होती है, राज्यसभा में नहीं होता, याद रखना, लोकसभा में रिजर्वेशन इसका चलता है। ओके, ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए अपने को। तो आगे है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। देखो होता क्या, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करें जो पंचायतों वगैरह डील करती है। ओके, इस बात को ध्यान रखना। तो ये हमारा आगे चलते हैं, आगे है 243K इलेक्शन टू द पंचायत, 243L एप्लीकेशन टू UT, 243। अब एक बात समझना, अगर बोला जाए आपका पंचायत के लिए एज कितनी चाहिए लड़ने के लिए, जो इलेक्शन के लिए 21 एज, भूलना नहीं है। पंचायत के लिए 21 और शहरों में म्यूनसिपालिटी होती है उसके लिए 21 होती है, ये आप इस बात का ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आ गया म्यूनसिपालिटी नगर निगम अमेंडमेंट कौन सा, 74th अमेंडमेंट है। और शेड्यूल कौन सा ऐड किया था, हमने 12 शेड्यूल ऐड किया था। ओके, डेफिनेशन की बात यहाँ पे की है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द म्यूनसिपालिटी, कॉम्पोजिशन ऑफ म्यूनसिपालिटी। ओके, 243D रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करते हैं, और डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स 243B की बात करते हैं। 243W पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनसिपालिटी, इसके बारे में बात है। फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करें। ओके, तो इसको आपने ध्यान रखना, फाइनेंस कमीशन, तो ये ध्यान रखना आपने, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 243ZC पार्ट नोट टू अप्लाई टू सर्टेन एरिया, 243ZD कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, 243ZE कमेटी फॉर द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, और जो मेट्रो सिटी होते बड़े बड़े शहर होते हैं उसके बारे में बात करें। 243ZF कंटिन्यू एग्जिस्टिंग लॉ एंड म्यूनसिपालिटी, उसके बारे में बात करें। 243Z आपका ZG दैट इज इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर। ओके, तो इसके बारे में बात की जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं। तो ये आपके सामने है, कुछ मेन आर्टिकल है। 243ZH डेफिनेशन की बात करता है। देखो इसको देख लेना, मुझे लगता है इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर देखना चाहे आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आगे आते हैं हमारा शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया। तो यहाँ पे जो कबीले वाले लोग हैं इसकी यहाँ बात की जाती है। याद रखना 5वां और 6ठा शेड्यूल, ये हमारा क्या बात कर रहा है, ST की बात करता है, शेड्यूल ट्राइब की बात करना है, ये ध्यान रखना। 5वां क्या बात करता है, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उसको छोड़ के। लेकिन 6 में क्या होता है, जो 4 स्टेट है हमारी नॉर्थ ईस्ट की वो उसमें इंक्लूड होती है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए अपने को। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, इसके बारे में पार्ट हमारा 11 बात करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, तो देख लेना यहाँ पे। ओके, ये अपने को पता होना चाहिए, जैसे कि बताया गया लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द लेजिस्लेशन। एक बात समझना, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द लेजिस्लेशन, तो याद रखना वो किस में होती है, लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, आपको पता होगा हमारे 7 शेड्यूल में 3 तरह की लिस्ट बताई गई। क्या 3 तरह की लिस्ट बताई गई, जिसमें सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। उसमें से मालूम हुआ कि बेसिकली पावर डिसाइड की गई है, इस मुद्दे के ऊपर पावर कानून कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगी। इस मुद्दे के ऊपर कानून कौन बनाएगा, उसको बेसिकली क्या बोलते, सब्जेक्ट बोलते, क्या बोलते, सब्जेक्ट। ओके, तो ऐसा डिसाइड किया। अगर बाई चांस कोई ऐसा कोई मुद्दा है जो वहाँ पे मेंशन नहीं है, तो उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, उसके ऊपर कानून बनाएगा आपके सेंटर गवर्नमेंट। तो लेजिस्लेटिव पावर आपके सेंटर के पास होती है। तो 248 में लेजिस्लेटिव पावर की बात की है। 249 में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेटिव विद द रिस्पेक्ट टू मैटर इन स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। अब समझना मेनली क्या होता है, स्टेट लिस्ट क्या होता है। स्टेट लिस्ट में क्या वो मुद्दे बताए गए जो कानून कौन बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार है। क्या ये संभव है कि उस पर जो कानून है सेंटर बना सके, जी संभव है। कैसे बताता हूँ, दो एक समझना, एक तो है ड्यूरिंग एमरजेंसी। कौन सी एमरजेंसी, स्टेट एमरजेंसी, डेट इज पेरिडेंट रूल, आर्टिकल 356। उसके अंतर्गत जो आपका सेंटर है ड्यूरिंग दैट इन दैट कंडीशन दे कैन मेक लॉ। ओके, इस बात को आपने समझना है। लेकिन इसके अलावा एक दूसरी कंडीशन और भी है, वो क्या है, वो क्या है, जब आपकी राज्यसभा है, राज्यसभा चाहे तो स्टेट लिस्ट के ऊपर जो मुद्दे हैं, सब्जेक्ट है, उसके ऊपर कानून बना सकते हैं। लेकिन शर्त क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। तो इस बात को ध्यान रखना। ये हमारी जो बातें हैं 250 आर्टिकल में बात की गई, तो इसको 249 में बात की, इसको आपने ध्यान रखना। आगे है आर्टिकल 250 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन स्टेट लिस्ट। तो देख लेना, ये पार्लियामेंट के बारे में बताया, मैंने जो बताया राज्यसभा के बारे में। 251 इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 249 एंड 251 लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट।
ये बताया हुआ है, देख लेना इसको, कुछ खास नहीं है इसके बारे में। अब आगे चलते हैं। 252 पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट बाय कंसर्न अडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी स्टेट। ओके, ये भी ठीक है हमारा। ओके, अब चलते हैं मेन आर्टिकल पे हम आएंगे, कुछ जो खास आर्टिकल उसको नहीं देखेंगे। अब चैप्टर 2 पे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेट ऑफ रिलेशन। ठीक है जी। ओके, 250 से बाद क्या बात कर, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन, ये बताया गया है। उसके अलावा 257 कंट्रोल ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट इन सर्टन केसेस, इसके बारे में बात की गई है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे चलिए देखिए, दिस इज योर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दिस इज योर काइंड नोट डाउन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई समटाइम दे कैन आस्क यू कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद इंटर स्टेट काउंसिल। ओके, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, 263। ओके, नंबर 1। नंबर 2, अगर क्वेश्चन आ जाए हमारी एक ना, जैसे तुमको बताया था मैंने सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में, को अपना कौन से केस सुप्रीम कोर्ट देखता है, स्टेट में डिस्प्यूट होता है तो वो उसके पास जाएगा, है ना, दैट इज इट कम्स अंडर ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, नंबर 1। नंबर 2, क्या अगर पानी को लेके कोई डिस्प्यूट है, उसका क्या वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट जाएगा? नहीं जाएगा, सिंपल वे में नहीं जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि उसके लिए आर्टिकल 262 में बताया गया है कि उसके लिए सेपरेट ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी, जिसको क्या बोला जाएगा, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, जो क्या करेगी, उस मुद्दे को देखेगी। तो आर्टिकल 262 में इसके बारे में बात की है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब चलिए फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे फाइनेंस के बारे में ध्यान रखिएगा, आपको फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए ये कुछ हमारे कुछ फंड होते हैं, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मैंने पहले बताया था। 2661 हमारा बात करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। 2662 ये बात करता है पब्लिक अकाउंट फंड। आर्टिकल 267 ये बात करते हैं कंटिजेंसी फंड। ओके, इसको हम कंसोलिडेटेड फंड को हम गार्डियन अपने इंडियन पर्स ही बोलते हैं। देखो बात समझना, जो हमारा पैसा थ्रू टैक्स के थ्रू चाहे नॉन टैक्स आइटम के थ्रू हमारे पास आता है, वो इकट्ठा जो होता है उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, जिसको हमने बोला था क्या क्या करता है, गार्डियन ऑफ इंडियन पर्स होता है, वो इसलिए गार्डियन होता है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, तो ऐसे ही हमारा जो 267 आता है हमारा आपका कंटिजेंसी फंड, इसको हम इमरजेंसी फंड भी कहते हैं, ये अपने ध्यान रखना। ये होता है कि अगर ये देखो, अगर तुम्हारा कंसोलिडेटेड फंड में इंडिया से पैसा निकालना है ना, तो उसकी चाहिए परमिशन, चाहिए वो चाहिए परमिशन पार्लियामेंट की। किसकी परमिशन चाहिए? पार्लियामेंट की। लेकिन जो आपका ये फंड होता है कंटिजेंसी फंड, अगर यहाँ से पैसा निकालना प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट। ओके, इसके कहने पे यहाँ से पैसा निकल जाएगा। और याद रखना इसको 500 करोड़ मेंटेन करना पड़ता है, ये आप ध्यान रखना। आगे हमारा कुछ खास नहीं है। 269 पे देख लेना, लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड कमर्स, इसके बारे में बात की गई। 271 बात कर सरचार्ज और सर्टन ड्यूटीज एंड टैक्स फॉर पर्पस ऑफ द यूनियन, इसके बारे में बात करता है। तो हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फाइनेंस के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे ये देख लेना इसको, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ये किसके बारे में बात करें? दैट इज योर फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और याद रखना 5 साल और अर्लियर ये अपॉइंट की जाती है। ओके, अभी जो लेटेस्ट हमारी फाइनेंस कमीशन 15वीं फाइनेंस कमीशन है, इसके हेड कौन है, चेयरमैन कौन है? एनके सिंह। इसको ध्यान रखना। काम क्या करते हैं फाइनेंस कमीशन? मुद्दा होता है जो टैक्स होता है डिस्ट्रीब्यूट करना होता है स्टेट और सेंटर में, ये काम होता है फाइनेंस कमीशन के ऊपर। वो अलग बात है, इसकी अपने रिकमेंडेशन होती है, वो सेंटर बाइंडिंग नहीं होती। ओके, अगला ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जीएसटी। अगर आपको याद हो हमारा कौन सा अमेंडमेंट आया है जीएसटी रिगार्डिंग, 101 अमेंडमेंट। तो 279 में ए में आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की बात की गई है, तो इसको आपने याद रखना है 279 ए में। ओके, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम आते हैं यहाँ पे कुछ मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजन की बात करते हैं, तो इसमें कुछ खास नहीं है। तो आप देखिए 285 में क्या बात है, इजम्पशन की बात की है, प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन फ्रॉम स्टेट एंड टैक्सेशन, तो इसकी बात की जाती है। अब आगे चलते हैं 290 पे आते हैं। 290 क्या बात करता है, एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्टन एक्सपेंसेस एंड पेंशन, यहाँ पे इसकी बात की गई है। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा 290 ए एनुअल पेमेंट टू सर्टन फंड, इसके बारे में बात की है। बोरिंग की बात की है चैप्टर 2 में, ठीक है, इसके अंडर ही। चैप्टर 3 में क्या बात की है, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन एंड सूट्स, इसके बारे में बात की गई है। चलिए अब आगे देखते हैं। ओके, आगे है 297 थिंग्स ऑफ वैल्यू विद इन टेरिटोरियल वाटर और कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड रिसोर्सेज ऑफ द, एक बार समझना यहाँ पे आर्टिकल 297 अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन, ये आर्टिकल 297 में इसके बारे में बात की है, ये आपने ध्यान रखना। ओके जी, इसके अलावा 299 में कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई। चैप्टर 4 में राइट टू प्रॉपर्टी, देखो ये मैं पहले बता चुका हूँ, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा उड़ा दिया गया था, कहाँ से, फंडामेंटल राइट से। अभी क्या है, ये हमारा 300 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट बन जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे हमारा 301 में फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स। ओके, ये ध्यान रखना।
302 में क्या बात करें, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, देखो ये इसके ऊपर पार्लियामेंट का पावर है। ओके 303 में क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट विद रिगार्ड टू ट्रेड एंड कॉमर्स, ये यहाँ के स्टेट की पावर भी जहाँ पे डिस्कस की जाती है। 307 में क्या बात करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ आर्टिकल 3102 304, देखो सीधी बात है 301 से लेके 304 तक जो भी हिसाब किताब है अपॉइंटमेंट का, अथॉरिटी का जो कैरी करना, वो सारा आपका यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी, तो ध्यान रखना। अब आगे चलिए, आगे हमारा चैप्टर 1 सर्विस की बात करते हैं। देखो ये जो आर्टिकल्स है ये आपके एग्जाम के हिसाब से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, जो फिर भी इसमें से मेन आर्टिकल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आर्टिकल 312 की बात करते हैं ऑल इंडिया सर्विस के बारे में। ऑल इंडिया सर्विस के बारे में एक बात समझना, ऑल इंडिया सर्विस अगर बनाना है तो उसकी वाली पावर जब किसके पास होती है, हमारी राज्यसभा के पास होती है, इसको आपने ध्यान रखना है। ओके, ये राज्यसभा की विशेष पावर में आता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, अब आप समझिएगा, यहाँ पे अपन बात करते हैं यूपीएससी और आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 315 से लेके, ये हमारे आर्टिकल उसी के बारे में 315 से लेके 323 तक यूपीएससी और आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करते क्या है, ये रिक्रूट करते हैं ग्रेड ए अपने ए ऑफिसर होते हैं। ओके, यूपीएससी और आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों का आर्टिकल सेम रहेगा 315 से लेके 323 तक, ये आपने भूलना नहीं है। बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होते हैं बता चुका हूँ, ऐसी बॉडी जिनका भारतीय संविधान में आर्टिकल होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसको आपने भूलना नहीं। अब आगे चलते हैं 330 अपना ये बात करते हैं एडमिन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, 323-20 ये भी ट्रिब्यूनल की बात करते हैं और फॉर अदर मैटर। ओके, अब आगे चलिए, अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे हम आएंगे जो इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्या करवाती है, इलेक्शन करवाती है। कौन से नहीं करवाती, भाई पंचायत के नहीं करवाती, म्यूनसिपालिटी के नहीं करवाती, तो ये बात यहाँ पे देखिएगा। और एक बात समझिएगा, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसको लेकर डिस्प्यूट होता है, उसको कौन डील करता है, उसको डील करता है सुप्रीम कोर्ट। इस बात को ध्यान रखना। सो आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस तरह के डिस्प्यूट को हैंडल नहीं करेगा। इस डिस्प्यूट को कौन हैंडल करेगा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के सुप्रीम कोर्ट। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी देखे गए हैं। और नॉर्मली हमारे जो बाकी इलेक्शन हो गए, भले आपके पीएम का इलेक्शन है, ठीक करवाता वही है, वो कोई चक्कर नहीं है, बॉडी वही है, लेकिन डिस्प्यूट के केस में इसमें वो आ जाएगा, बस इतना पंगा आपको याद रखना है। और बाकी ये अपने पंचायत में और म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन वो नहीं करवाता, क्यों, उसके लिए बनी होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये आपने ध्यान रखना। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, जो डील करते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन के बारे में। आगे आते हैं अगर अपना स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टन क्लासेस, यहाँ पे हम बात करेंगे जो एससी की बात करेंगे, एसटी की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, तो उनकी कमीशन की बात भी की जाएगी। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे 338 ये बात करता है किसके, नेशनल कमीशन फॉर एससी अपना शेड्यूल कास्ट, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, याद रखना। 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। 338A जिसे इसको करना, इसको नोट करना, ये बी है, 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। दे ऑल आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इसको ध्यान रखना। ओके, तो इसको जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसको दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ये दिया गया कौन से अमेंडमेंट से, 102nd अमेंडमेंट से, ये आपने ध्यान रखना। ओके, तो ये हमारा, अब चलते हैं आगे तरफ। आगे हम बात करते हैं 339 पे, ये क्या बात करता है, कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर द एडमिन ऑफ शेड्यूल एरिया, तो इसके बारे में बात की जा रही है 339 में। 341 में शेड्यूल कास्ट के बारे में बात की है, 342 में शेड्यूल ट्राइब के बारे में, 342A में आपका सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, इसको नोट करना। क्यों, क्योंकि अभी इसके बारे में काफ़ी बात की गई है। अभी रिसेंटली 105 हमारा अमेंडमेंट पास किया गया था, जो जिसने क्या किया, जो आपके स्टेट थी, राज्य सरकारें थी, उनकी जो पावर थी, जो बैकवर्ड कास्ट को अनाउंस करने की, जो सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड है, वो पावर उनको दोबारा से रिस्टोर कर दी। तो 105 अमेंडमेंट आपने भूलना नहीं है। तो 342 ही सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के रिगार्डिंग डील करता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। देखो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 343 बात क्या करता है, हिंदी से ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद रीजनल लैंग्वेज, 345 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। ओके, 346 ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट एंड अदर और बिटवीन स्टेट ऑफ यूनियन। 347 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट। ओके, चैप्टर 3 में बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। देखो मैं यहाँ भी बता चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में। 348 क्या बोलता है, लैंग्वेज टू बी यूज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड फॉर द एक्ट फॉर द बिल। देखो नॉर्मली हम इंग्लिश ही चूज करते हैं। ओके, अब आगे चलते 349 में। देखो सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश अब क्यों अपन चूज करते हैं, बात क्या होता है,
डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हम आप जानते हैं कि हमारे भारत में कई भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। ओके, तो हर कोई किसी भाषा में अपना कंफर्टेबल नहीं होता, तो नॉर्मली कहा जाता है कि उसको इंग्लिश के बारे में तो पता ही होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंग्लिश ही प्रेफर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में डीलिंग के। और वैसे भी नॉर्मल जितने भी कानून हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में ही है। तो 348 लैंग्वेज टू बी यूज इन सुप्रीम कोर्ट, तो इसको आपने याद रखना। 349 स्पेशल प्रोसीजर फॉर इनेक्टमेंट ऑफ सर्टन लॉ रिलेटिंग टू लैंग्वेज, तो 349 कुछ ऐसे प्रोविजन की बात करता है जो आपके लैंग्वेज के गार्डियन डील करते हैं, तो इसको आपने ध्यान रखना है। अब आगे चलिए, आगे हमारा 350 लैंग्वेज टू यूज इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंस। ओके, अब ये समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 350 भी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटी, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये आपने बोलना नहीं है। 350 भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। 351 डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदू लैंग्वेज, तो 351 में देखो 343 भी आपका बात करता है हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, और यहाँ पे 351 क्या बात करता है, वो डायरेक्शन की, जो डेवलपमेंट की बात करते हैं किसकी, हिंदी भाषा की। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं एमरजेंसी प्रोविजन, देखो 3 आर्टिकल बोलना नहीं आपने, 352, 356, 360, एक नोटिस करोगे 4 ऐड करोगे ना तो आर्टिकल आ जाएंगे। 352 नेशनल एमरजेंसी, 356 स्टेट एमरजेंसी, ऐसे में क्या बोलते हैं हम, इसको पेरेंट रूल भी बोलते हैं, और 360 में फाइनेंशियल एमरजेंसी। तो ये हमारे यहाँ पे बताए गए। अब यहाँ पे देखिए 359 क्या बोलता है, ड्यूरिंग फंडामेंटल राइट, जो हमारे फंडामेंटल राइट क्या सस्पेंड हो जाएंगे, ये कौन बोलता है, ये 359 बोलता है। ओके, कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया, ये कॉन्सेप्ट लिया हमने जर्मनी से या फिर बेमन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब एक बात समझना, आर्टिकल 19 सबसे पहले आर्टिकल है जो उड़ेगा ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, नंबर 1। नंबर 2, कौन सा आर्टिकल है जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे नहीं उड़ता है, आर्टिकल 20 और आपका आर्टिकल 21, याद रखना। और बाकी जो राइट्स है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के अलावा अगर उसमें चेंज लेके आना तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पार्लियामेंट। तो ये आपने बोलना नहीं है। दिस ऑल आर्टिकल डील्स विद आवर इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी हम लगाते हैं, इसके 3 ग्राउंड होते हैं, और 356 है जिसका क्या क्या कौन सा ग्राउंड होता है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो इसको आपने ध्यान रखना, ये हमारा आपका इमरजेंसी के बारे में हो गया। अब आगे चलते हैं, कुछ मिसलेनियस आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल 361 प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड अपने राज प्रमुख, ये गवर्नर को बोलते हैं। 361 ए प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इस पर कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, अगर ये 361 भी बात करता है, लेजिस्लेचर की बात करता है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट फॉर पॉलिटिकल पोस्ट, तो इसके बारे में बात की गई। तो 364 बात करता है स्पेशल प्रोविजन एज टू मेजर पोर्ट एंड, जो हमारे बंदरगाह है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 36 ये बात कर डेफिनेशन। ओके, 367 बात करता है इंटरप्रिटेशन की। ओके, अब चलेगा 368, ये क्या बात करता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। देखो बात समझिएगा कि भारतीय संविधान पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है। मैंने बताया भी था कि एक बात समझना, बोला जाए अमेंडमेंट कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, अफ्रीका से लिया। कहाँ से, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से। 3 तरह से संविधान को अमेंड किया जा सकता है, कौन कौन से, एक सिंपल मेजोरिटी, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी, ओके, तीसरा क्या होता है हमारा स्पेशल मेजोरिटी प्लस परमिशन ऑफ 50% ऑफ स्टेट्स। ओके, तो ये कुछ प्रोविज़न है जिसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने संविधान को अमेंड कर सकते हैं। अभी टोटल कितनी अमेंडमेंट हो चुकी है, 105 हो चुकी है, ये आपने ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं, आगे है हमारे टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न। तो यहाँ पे देखिएगा, देखो मेन जो आर्टिकल होते हैं ना वो हम पहले कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं हमारा क्या बनता है। जैसे कि 370 ये पता ही है आपको, जम्मू कश्मीर है ना, ये फिलहाल हमने स्टक आउट कर दिए। 371 क्या बात करता है, आपका महाराष्ट्र गुजरात के बारे में, याद रखना। 371 ए बात करता है नागालैंड। ओके, 371 बी असम की बात करता है। 371 सी मणिपुर की बात करते हैं। 371 डी ये बात करता है आंध्र प्रदेश की। 371 ई आंध्र प्रदेश की बात करता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। 371 एफ ये बात करता है सिक्किम की बात करते हैं। 371 जी ये बात करता है मिजोरम की। 371 एच ये बात करता है अरुणाचल प्रदेश की। आपको ये सब के आर्टिकल पता होना चाहिए, और खासकर जब इस स्टेट के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 378 में आते हैं प्रोविजन फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन, वहाँ पे यूपीएससी की बात भी की थी, तो ये आपका पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ भी इसमें यहाँ भी प्रोविजन इसके रिगार्डिंग बताए गए। 378 ए स्पेशल प्रोविजन टू द ड्यूरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, अब समझना एक बात को, हमारे जो आंध्र कुछ 6 स्टेट है इंडिया में, वहाँ पे 2 सदन होते हैं। ओके, 2 सदन होते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे और टॉप पे 2 तो कौन होते हैं, हमारे यूपी है, एक बिहार है, और 4 हमारे साउथ वाले हैं। उसमें आंध्र प्रदेश भी आता है, और आंध्र प्रदेश में स्टेट बनी है, तेलंगाना भी आता है, और कर्नाटका भी आता है, और महाराष्ट्र भी आता है। तो इन 6 स्टेट में क्या है, 2 सदन है, बाई कैमरल बोलते हैं इसको।
ओके, तो 378 स्पेशल प्रोविजन एज टू द ड्यूरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। 379 से लेकर 391 ए को रिपील कर दिया गया। लास्ट में आता है हमारा 392 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज। ओके, अब आगे चलिए, आगे 371 आई पे आते हैं, स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट टू गोवा। तो गोवा हमारा पहले क्या था, अपने पास नहीं था, किसी और के पास था, बाद में हमारे पास आया, पुर्तगालियों के कब्जे में था। ओके, तो इसको याद रखना। तो 371 ये बात करता है स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट टू कर्नाटका। 372 बात करता है अडेप्शन की। 372 ये बात करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू अडेप्ट लॉ। 373 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक ऑर्डर इंस्पेक्ट ऑफ पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके, ये हो गया हमारा। 375 कोर्ट अथॉरिटी ऑफिसर टू कंटिन्यू द फंक्शन सब्जेक्ट टू द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 376 प्रोविजन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ओके, जैसे अपना आई थिंक सेम चीज रिपीट होगी। 377 प्रोविजन एज टू कैग के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब 393 पे आइए। 393 क्या बात करता है, शो टाइटल की बात करता है। 394 क्या बात करता है, कमेंसमेंट की बात करता है। 394 क्या बात करता है, हिंदी लैंग्वेज की बात करता है। और 395 क्या बात करता है, रिपील की बात करता है, रिपील कर दिया गया इसको। ओके, अब बात समझिएगा। अब हमने जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमने कोशिश की है तहे दिल से आपको करवाने की, और जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको हमने अपने नोट, इसके क्या करना है, इसके बकायदा अच्छे से नोट्स बना लेना। ओके, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, और बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिएगा, और बाकी जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और बाकी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडीज़ का, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है। चलिए स्टूडेंट, अब इन्हीं बातों पे हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।